10 साल पहले जब आप कोई भी टीवी शो या वीडियोस देखते थे तो आपको 10 मिनट में एक ब्रेक देखने को मिलता था या 5 मिनट में एक ब्रेक देखने को मिलता था और लोग ब्रेक तक बैठते थे। अब आप मुझे कह रहे हो कि विकास यार तू ओवर थिंक कर रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे मन को क्या लग रहा है, भाई मेरी लगी पकड़ी है उसको, मतलब कैसे डील करें उससे फिर। अब सोचो, अगर कोई ओवर थिंकिंग में भी फंसा हुआ है, वो चाहता क्या है? अल्टीमेटली तो उससे बाहर ही आना अल्टीमेटली उससे बाहर आना चाहता, ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। नहीं हो पाएगा। तो हिप्नोसिस अंदर जाके उन इमोशंस पे वर्क करता है, इसीलिए ये ऐसे इतना इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन ये भी तय है कि ये सब किसी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं ला सकता। जैसे मूवी देखते हैं रो पड़ते हैं, हाँ, तो इट्स गुड और बैड। अक्सर लोग बोलते हैं मैं ना इमोशनल हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो आप हर इमोशन को प्रोसेस कर पा रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपके इंसान होने की गवाही है। आपने देखा होगा कि हम गले मिलते हैं जब बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं, और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी। माँ अपने बच्चे को कैसे उठाती है, जानवर क्यों एक दूसरे के साथ स्किन टू स्किन टच करते हैं। हमारा जो ये इमोशंस का सेंटर है ना, वो यहाँ है। करते मंत्र हिप्नोटिज्म में कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं डे टू डे में। कर इफेक्ट परफॉर्म कर रहा था, कार्ड उसमें कुछ कार्ड का मैजिक था, तो सामने एक फैमिली बैठी थी, तो सो देयर वाज दिस अंकल सिटिंग। तो मैंने उनको बोला कि अरे आपने तो ये हो ही नहीं पा रहा, ये ऐसे हो गया। अंकल टुक आउट हिज वॉलेट एंड सेड, गुरुजी की फोटो है मेरे पास, मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। क्योंकि हम विश्वास करते हैं आपकी ग्रोथ तभी है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। और आज हम बहुत सारे आपके सवालों का जवाब लेके आए हैं, आपकी रियल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल इजी सॉल्यूशन लेके आए हैं। प्रॉब्लम्स जैसे ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, हर्ट ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप के इश्यूज, अंडर कॉन्फिडेंट, किसी भी तरह का अगर इशू है तो आज ये पॉडकास्ट कम वर्कशॉप उसका सॉल्यूशन देने वाला है। मैं नहीं देने वाला, आज हमारे साथ हैं इसके एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट जो देश में जाने माने नाम है, जिनका रियल नेम है रविंद्र कुमार, लेकिन वो जाने जाते हैं हिप्नो गुरु के नाम से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर द सोसाइटी। एंड हाँ, मतलब मैं भी आना ही चाहता था यार आपके शो पे। अच्छा शो है आपका और आप बहुत ही लॉजिकल और अच्छे सवाल पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक से हम बाहर नहीं आ सकते, ये क्लियर है। Right. जितना मर्जी ज्ञान दे लें कि आप रील मत स्क्रॉल करो, संभव नहीं है। राइट। पहला सवाल आप ही के फील्ड से है और मैं इसका टेक्निकल आंसर भी जानना चाहता हूँ सॉल्यूशन के साथ। क्या सोशल मीडिया हमें माइक्रो हिप्नोटाइज कर रहा है? क्या हमें वो कंट्रोल कर रहा है? 100% कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट माइक्रो हिप्नोटाइज नहीं कर रहा है, हमें पूरी तरह से कंडीशन कर रहा है। आप इसको 2-3 एस्पेक्ट से समझते हैं। पहला, आप देखिए कि आज से 10 साल पहले जब आप कोई भी टीवी शो या वीडियोस देखते थे तो आपको 10 मिनट में एक ब्रेक देखने को मिलता था या 5 मिनट में एक ब्रेक देखने को मिलता था और लोग ब्रेक तक बैठते थे। एग्रीड। अब वो जो 5 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक है, वो धीरे धीरे घटते घटते आ गया कि आपको 2 ही मिनट में सब कुछ देखना है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते आप। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है, हमारे फोकस को घटाते घटाते अब वो 2 मिनट से 15 सेकंड पे ले आया है। पहले आप वीडियोस डालते थे तो हुक पॉइंट आता था, अब वो हुक पॉइंट 15 सेकंड से भी 3 सेकंड पे आ गया है कि शुरू के 3 से 4 सेकंड में अगर आपको वीडियो में कुछ दिख रहा है तो लोग उस पर रुकेंगे। अब वो कंटेंट बनाने वाला भी इस बात के दायरे में आ गया है कि उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो भी एक तरीके से कंडीशन हो गया। कंटेंट देखने वाला भी कंडीशन हो गया। अगर उसको शुरू से 3 से 4 सेकंड में कुछ नहीं मिला तो उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। और ये इतना खतरनाक है, इससे ना जो सबसे बड़ा खतरा जो आ रहा है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट खतरा है वो ये है, एक तो अटेंशन स्पैन गया बिल्कुल। दूसरा खतरा ये है कि हम लोग ना हर वक्त इमोशन से ड्रिवन होने लग गए हैं। और वो भी इमोशन कौन सा? पावर। हमें क्योंकि हमें अधिकार मिल गया ना, एक ये नहीं देखना है, ये देखना है, ये लाइक करना है, ये नहीं लाइक करना है, इसको गाली देनी है, इसको नहीं देनी है। वी फील पावर ऑन सोशल मीडिया, वी फील पावरफुल, वी फील स्ट्रॉन्ग। जैसे ही फोन हमसे अलग होता है हमें लगता है पावर जा रही है हाथ में से। बहुत सही पॉइंट बोला आपने। राइट। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम 2 तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या तो हाईली एग्रेसिव हो रहे हैं या हाईली पर्पसलेस हो रहे हैं, डिप्रेसिव। तो ये दूसरी चीज जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है। तीसरा सबसे बड़ा खतरा ये है, फ्यूचर में क्या होगा। आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले फिल्मों की ड्यूरेशन क्या होती थी?
2.5-3 घंटे 2.5 से 3 घंटे। हाँ। बचपन में जब टीवी देखते हम देखते कितनी रील वाली है ये, कितनी देर चलेगी, ऐसा इतनी ऐसा, रील है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। दूरदर्शन पे देखते थे कि तो मूवी 2.5 घंटे से 3 घंटे की होती थी। घटते घटते मूवी का एक स्टैंडर्ड टाइम आ गया 1.5 घंटा, 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट, अब 1.5 घंटे पे आ गई है मूवी। उसके बाद आई शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट फिल्म ट्रेंड में आई, फिर उसके बाद आई माइक्रो शॉर्ट्स, अब आती हैं 3 मिनट हॉरर, 2 मिनट्स हॉरर, ये मूवी। इन्होंने क्या किया है फ्यूचर में, क्योंकि अटेंशन स्पैन ओवरऑल 2 मिनट से ऊपर नहीं है और हमें सब कुछ 2 मिनट में ही चाहिए। फ्यूचर में जब एक बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में डालेगी तो जो बायर होंगे, जिनको आज से ही हिप्नोटाइज किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, वो 2 ही मिनट में सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इतने में ही डिसाइड होगा बस। तो हमारे सोचने समझने की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है, हद से ज़्यादा कम होती जा रही है। आप देख लो आज भी लोग जब शॉपिंग करते हैं खासतौर पे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, तो वो इतनी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसमें से 60% उनको यूज़ ही नहीं करनी होते हैं, वो फोमो में खरीदते हैं। वो फोमो क्यों क्रिएट हो रहा है? सोशल मीडिया की वजह से, फ़ोन की वजह से, डिजिटल चीज़ों की वजह से, क्योंकि हर जगह उनको वो दिखाई दे रहा है। Agreed. मेरे दोस्त के पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास भी, सबके पास है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। फिर कभी यूज़ करना है या नहीं करना है वो नहीं पता। वेरी ट्रू। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारी सोचने समझने की क्षमता फ़ोन और डिजिटल स्क्रीन ने एब्जॉर्ब कर ली है पूरी तरह से। जो दिखाया जा रहा है हम वही कर रहे हैं। मतलब हिप्नोटिज्म का उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यूज लिया, जिसने भी ये फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया या जो एड्स बनती हैं। बिल्कुल। मुझे ना बहुत रेलेवेंट लग रहा है एक्चुअली। अभी मैं कंटेंट देख रहा था, कोई कंटेंट क्रिएटर ने बताया अब अगर आपको कंटेंट बनाना है तो हर 3 सेकंड का अलग अलग हुक होना चाहिए। हाँ। मैंने कहा एक रील बनाने के लिए इसी में दिमाग लगाएंगे। और सेम वे मेरा बेटा भी अभी क्या कर रहा था, जैसे अगर आप जियो पे कोई मूवी देखते हो ना तो ऐड आता है, तो उसमें लिखा होता है ऐड 1 और ऐड 2। हाँ। वो क्या करता है, बैक कर देता है, वापस रिज्यूम करता है। मैं क्या यूँ क्यों कर रहा है? क्या पापा 2 ऐड नहीं देखनी पड़ेंगे, अब एक ही ऐड देखना पड़ेगा? मैं इतना पेशेंस भी नहीं रहा कि हम 2 ऐड के लिए रुक जाएं। एग्रीड। तो सब अभी ना हमने आपसे पहले हमें मौका मिला था एक और हिप्नोटिज्म पर शो करने का, तो मेरा ऑडियंस का बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन था। मान लिया हिप्नोटिज्म नेगेटिवली कहीं ना कहीं कोई कंपनी यूज कर रही होगी, क्या हम पॉजिटिवली अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं? जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, एंजाइटी हो जाती है, प्रोकास्टिनेशन है, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है बढ़ता जा रहा है जो, तो उसमें आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इसको ना थोड़ा सा पीछे जाके समझते हैं। हिप्नोटिज्म एक टूल है, इससे पहले चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। चैलेंज क्या आ रहा है? प्रोकास्टिनेशन कहाँ क्रिएट हो रहा है? आप जैसे मान लो एक्स पर्सन है, आके कहता है यार मैं बहुत टाल मटोल करता हूँ, बहुत प्रोकास्टिनेट करता हूँ, मुझे पता सब है, मुझे करना होता है, पर नेक्स्ट डे जब उठ ही नहीं पाता हूँ या जिम नहीं जाता हूँ, या जो भी उसके एक्सक्यूजेस हैं, जो भी वो फेस कर रहा है। अब उससे पूछो कि ये जो लेबल आया है प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे तुम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूँ? व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड इट? ओके। और वो फीलिंग जनरली क्या बोलेगा? अंदर से इच्छा नहीं होती है, मुझे दिख रहा है कि काम करना है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर करने लगता हूँ तो फोकस हट जाता है। अब ये जो इच्छा नहीं हो रही है, फोकस हट रहा है, या ये जो फीलिंग है, ये कहाँ से गवर्न हो रही है? ये आपके डीपर लेवल पे माइंड से गवर्न हो रही है। वहाँ से हमें पता चलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, राइट? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे वो करना चाह रहा है, लेकिन अंदर एक पैटर्न है जो उसको करने नहीं दे रहा है। वो पैटर्न को वो चला कौन रहा है? उस पैटर्न को वो चला रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आप समझें कि जैसे एक बड़ा सा महल है और उसके दरवाजे पे एक चौकीदार खड़ा है। चौकीदार हर किसी पे नज़र रख रहा है, चौकीदार ध्यान दे रहा है कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, किसको जाने देना है, किसको नहीं। लेकिन चौकीदार को भी डिसीव करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उसको रिश्वत दे दी जाए, दूसरा तरीका है उसको कंफर्ट दे दिया जाए। अब ये चौकीदार है आपका कॉन्शियस माइंड। इसको रिश्वत देने का मतलब होता है इसको उन सब चीज़ों में डाल देना जिसमें इसको ये दिखाई दे कि ये मेरा गेन है यहाँ से। वो गेन्स कुछ भी हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और कंफर्ट क्या है? कंफर्ट जोन में डाल देना, पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, दिख रहा है मुझे ये करना है, कल करेंगे। अंदर एक बार आवाज़ उठती है उसको छोड़ देते हैं, कल करेंगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको अगर आपने ऑपरेट करना, इसके तरीके को समझ लिया, इसको कैसे एक्सेस करना है, इससे कैसे बात करनी है समझ लिया, तो आपको हिप्नोसिस, NLP, आप जो टूल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है वो ब्रिज। तो ये जितनी चीज़ों का आपने नाम लिया,
ओके। और आप खुद भी इस बारे में बात करते हो और आप खुद भी बताते हो लोगों को कि इमोशंस ऑपरेट होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। एग्रीड। क्योंकि हम लोग इमोशन ड्रिवन पीपल हैं, राइट? वी आर नॉट लॉजिक ड्रिवन पीपल। और 90% हम इमोशन, इनफैक्ट लॉजिक्स भी इमोशंस पे रिलाई करते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा। हम इमोशन से बच नहीं सकते बिकॉज हमारी उत्पत्ति ही एक भावनात्मक वजह से है, तो हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब बात आती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको ही कहता हूँ, मैं आपसे आज मिलूं और यहाँ से जाने के बाद मैं आपके साथ रूटीन में टच में रहूं, हम लोग हाय हेलो करते रहें, हफ्ते 10 दिन में मिलते रहें कुछ, और फिर मैं 6 महीने बाद अचानक से आपको बोलूं अरे विकास भाई मैं इसमें सिचुएशन में फंस गया हूँ, एक बार आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप कोशिश करेंगे जितनी भी हो सकते हैं कि चलो मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा कनेक्शन अच्छा बन गया उन 6 महीनों में। अब मैं यहाँ से जाने के बाद अचानक से आपको 2 साल बाद कॉल करूँ, बोलूँ यार एक ये सिचुएशन में फंस गया हूँ, आप ट्राई करोगे कि कहाँ तक इसको किया जा सकता है। पर अगर ऐसा होगा कि बहुत एफर्ट लेने हैं तो शायद आप नहीं भी करोगे, विच इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। क्योंकि मैं अचानक से आपको 2 साल बाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे याद कर रहा हूँ। सेम थिंग विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है उसके साथ, आप उससे बात कितनी करते हो, आप उसके साथ कितना ज़्यादा बैठते हो। क्योंकि जब आप अपने आप के साथ बैठ रहे हो तब भी आप दूसरों के इमोशंस देख रहे हो, चाहे फ़ोन से देख रहे हो, चाहे किताबों से देख रहे हो, चाहे फिल्मों से देख रहे हो, आप अपने आप के साथ तो बैठ ही नहीं रहे हो। बात तो बहुत सही की है तो आपने। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको हील करना है तो भले ही हिप्नोसिस हो, भले ही NLP हो, EFT हो, कोई भी टूल हो, फिर चाहे वो आप चाहे मंत्र चैंट कर लें, सिंपल कोई भी, आप चाहे मेडिटेशन कर लें, आप साधना कर लें, आप मंदिर चले जाएं, आप राधा राधा राम राम कृष्ण कुछ भी कर लें, अगर वो आपके लिए इमोशनली कनेक्ट हो पा रहा है, इसका मतलब वो आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। अगर आपका सबकॉन्शियस से कनेक्शन अच्छा है तो आप इनमें से कोई भी चैलेंज से बाहर निकल सकते हो। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है तो नहीं निकल सकते। और इसके लिए कोई 1-2 टेक्निक्स ऐसी हम कर सकते हैं जो इंस्टेंट रेमेडी की तरह काम करेंगी, बट लॉन्ग टाइम में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये एक एवरीडे प्रैक्टिस है। ओके। आपको हर रोज़ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर डेटा तो हर सेकंड फीड हो रहा है ना। बिल्कुल सही है। अब आपका फिल्टर ये कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जो अच्छा लग रहा है उसको पकड़ रखता है माइंड, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको छोड़ देता है माइंड। इंस्टेंट रिलैक्सेशन तो मतलब हमें हर चीज में इंस्टेंट चाहिए ना, ग्रेटिफिकेशन है ग्रेटिफिकेशन ना, हमेशा इंस्टेंट चाहिए, ग्रेटिफिकेशन रिलैक्सेशन भी चाहिए। तुरंत चाहिए। एक बच्चा जब अपने क्रेडल में पड़ा होता है उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए। वो उसको इसकी बॉडी और उसका माइंड ट्रेंड है उसके लिए। उसको खाना मिल जाए वो सर्वाइव कर जाएगा, उसको हवा आ रही है, पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, वो सर्वाइव कर जाएगा। दुनिया की सारी स्पीसीज ऐसे कर रही हैं। ट्रू। हमारे लिए सर्वाइवल का मायने बहुत बड़े हैं। हम सोचने समझने की ताकत मिली पहले है। क्लास में सर्वाइव करना होता है, फिर बड़ी क्लासेस में, फिर बोर्ड्स में, फिर सिटीज़ में, फिर ऑफिसेज में, फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, कंपनीज में, फिर अपने फील्ड में, फिर अपने फील्ड में। और हमारे लिए सर्वाइवर हर स्टेप पे अलग है। लेकिन रियल मायने में तो सिर्फ हम खुश रहने आए हैं इस दुनिया में, हम इसके अलावा कुछ करने आए नहीं है। क्योंकि दुनिया की हर स्पीसीज यही करती है। तो प्रकृति ने हमें कुछ अलग तरीके से नहीं बनाया है, हम अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो अपने आप के साथ बैठेंगे तो खुश रहेंगे हम। तो कैसे बैठें? जैसे मान लीजिए अगर कोई ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गया है, ठीक है ना, बहुत कॉमन है ये, क्योंकि कंपैरिजन सोशल मीडिया पे देखा तो हो गया, या कुछ जो हो सकता है उसको मैंने एग्जैजरेट कर दिया, बड़ा रूप में देख लिया। तो अल्टीमेटली तो मेरे लिए तो सत्य है ना। राइट, बिल्कुल सही बात, मेरे लिए तो सत्य है। अब आप मुझे कह रहे हो कि विकास यार तू ओवर थिंक कर रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे मन को क्या लग रहा है, भाई मेरी लगी पड़ी है। मुझसे पूछो भाई मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। हाँ, तो उसको मतलब कैसे डील करें उससे फिर हम? ओके, देखिए वैसे आप यहाँ पे कोर इमोशंस की बात कर रहे हो, कंपैरिजन या हैप्पीनेस या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सारे हैं कोर इमोशंस ही। अब सोचो अगर कोई ओवर थिंकिंग में भी फंसा हुआ है, वो चाहता क्या है? अल्टीमेटली तो उससे बाहर ही आना चाहता है। अल्टीमेटली उससे बाहर आना चाहता है, या वो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। या वो करंट सिचुएशन हो सकती है या 1 साल बाद की सिचुएशन हो सकती है, बट अल्टीमेटली उसको एक नुकसान या एक कोई प्रॉब्लम दिख गई है और उसको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो वो सिचुएशन पूरी तरह से काल्पनिक है कि अगर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा और फिर ऐसा हो गया, तो या तो काल्पनिक है, या पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है तो उसको ठीक करने का तरीका है एक्शंस एंड एक्शंस, दैट्स इट। क्योंकि अगर वेट बढ़ रहा है तो जिम करना ही एक तरीका है, वेट लॉस करने के लिए डाइट करना, वर्कआउट करना ही एक तरीका है।
लेकिन अगर एक बार किसी को खांसी आ गई और वो लंग्स इन्फेक्शन के बारे में गूगल पे रीड कर रहा है और फिर वो कैंसरस सेल्स के बारे में जा रहा है, तो ये एक काल्पनिक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है, हमारा माइंड दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। ओके। न रियलिटी में न इमेजिनेशन में। उसको इमोशंस जागने चाहिए बस। तो जैसे अभी आपने बोला कि मेरे लिए तो रियल है ना भाई, वो हो सकता है मेरे लिए काल्पनिक हो, आपके लिए रियल हो, मैं मान रहा हूँ। अब ऐसे में करना क्या है, हमारा माइंड या हम 2-3 मेजर चीज़ें हैं जो चाहते हैं। पहला है सेफ्टी। ठीक है। हम हमेशा सेफ्टी चाहते हैं। ओके। तो आप अपने आप को सेफ फील कराएं। किस तरह से करा सकते हैं? आप अपने आप को ये रियलाइज़ करें कि आपके आसपास फैमिली है, आपके पास कौन दोस्त हैं जो आपको समझते हैं, आप किससे डिस्कस कर। दूसरा, हम चाहते हैं गुड हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो एक तो सेंस ऑफ सेफ्टी, दूसरा वी नीड रश ऑफ डोपामिन, हमें डोपामिन चाहिए होता है। अब लोग डोपामिन मोस्टली गलत चीज़ों से ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करने लग गए, विच इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू इट। वो आपको टेम्परेरीली देगा बट वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन अगेन वही सिनेमा ने हिप्नोटाइज कर दिया है कि दिल टूटता है तो शराबी बाहर निकालेगी और जो है बिजनेस में नुकसान हो गया है तो शराब पिएगा हीरो जो है वो नुकसान उठाने के बाद सड़क पे आके शराब पिएगा। तो दूसरा है वी नीड गुड हार्मोन्स एंड डोपामिन। एंड तीसरा है वी वांट टू मेंटेन डिस्टेंस कि ये फ्यूचर में दोबारा ना हो। हम उसको रीऑकर होने से घबराते हैं अगर कोई सिचुएशन हो गई है तो हम रेपुटेशन नहीं चाहते उसका, हम रेपुटेशन से घबराते हैं। अब पहले आते हैं सेंस ऑफ सेफ्टी पे। इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगता है, पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड सिंपली क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड नोटिस करो कि ब्रीदिंग कहाँ से जा रही है और कहाँ से वापस आ रही है। और अपना इंटरनल फोकस अपने हाथों के ऊपर रखो, अंदर से इमेजिन करो कि आप अंदर से अपने हाथों को देख रहे हो और आप अपने हाथों को देख रहे हो। और जैसे जैसे आप अपने हाथों को देख रहे हो, सिर्फ ये ध्यान दो कि आपके हाथ और आपका हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। It's like you are holding yourself. And do this practice for at least 30 seconds, 40 seconds, and now you can open your eyes. So अगर आप 30-40 सेकंड, 50 सेकंड भी अपने हार्ट के साथ ऐसे बैठते हैं, आपने देखा होगा कि हम गले मिलते हैं जब बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो भी गले मिलते हैं। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये जानवरों में भी है। माँ अपने बच्चे को कैसे उठाती है, जानवर क्यों एक दूसरे के साथ स्किन टू स्किन टच करते हैं, इसका रीज़न है हमारा जो ये इमोशंस का सेंटर है ना, वो यहाँ है। इसीलिए हाँ, इसीलिए इंसान जब दुखी होता है तो यहाँ भारीपन होता है, खुश होता है तो यहाँ वो खुशी के मारे उसका सीना फूल रहा होता है। वो ये है, जैसे हम यहाँ पे हाथ रखते हैं और सिर्फ अपने प्रोसेस को स्लो करते हैं तो हम अपने सर्वाइवल मोड से, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड से निकल के अंदर जाके स्टेबल हो जाते हैं। एंड ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस नहीं, 30 से 40 सेकेंड। इसको आम तौर पे ये कहा जाता था कि अच्छा शांत हो जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। हाँ, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। उससे होता क्या है, बॉडी ऑक्सीनेटेड हो जाती है और आपका माइंड अंदर की तरफ जाता है। इसको थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे अगर आप करते हैं, जो हमारी टेक्टाइल सेंसेशंस होती हैं, तो जब आप हाथ रखते हो तो बॉडी टच को भी एक्सपीरियंस, हमारा माइंड टच को भी एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। तो वो एक हुक पॉइंट मिल गया, क्योंकि कॉन्शियस माइंड मंकी माइंड है, वो भागेगा इधर उधर। उसको सिर्फ यहीं देखते रहना है। जब तक वो यहाँ देखता रहेगा, इतने में आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो। और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो अंदर ही अंदर आप काम डाउन हो रहे हो और कॉन्शियस माइंड वापस से इधर उधर भागने की वजह सिर्फ हाथ पे अटका हुआ है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को हुक चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन, सब ज़्यादातर मेडिटेशन ब्रीदिंग पे स्टार्ट होते हैं। ब्रीदिंग क्यों? ब्रीदिंग हुक है, सिर्फ हुक है जो कॉन्शियस माइंड को होल्ड करके रखेगा। ओके। तो सेफ्टी के लिए ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज लगती है मुझे बहुत अच्छी लगी एक्सरसाइज। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा करके देखना। पर्सनली मुझे भी ये जो इन्होंने बोला ना, अंदर से देखो, तो मुझे खुद को फील हो रहा था कि आई एम होल्डिंग माई सेल्फ। यस, जैसे मेरे कंधे पे या सर पे बढ़ा कर हाथ रखते तो आई फील वेरी कंफर्टेबल। यस, आई एम, देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर मी। यस, इट्स रियली वर्क। अपने आप को अंदर से देखो और अपने हाथ को अंदर से देखो, एंड दिस इज टेल योरसेल्फ यू आर होल्डिंग योरसेल्फ। इंटरेस्टिंग, वाओ। एक्चुअली मैं आपसे सवाल भी, अभी तक हम हिप्नोटिज्म पे आए नहीं है। right. उसका रीजन है,
क्योंकि स्टेज पे जब हिप्नोटिज्म होता है तो या तो हम इसको मैजिक मान लेते हैं या फिर ये मानते हैं ठीक है मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है इससे, क्या इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप सबकॉन्शियस माइंड को ही तो कैप्चर कर रहे हो। राइट। तो हिप्नोटिज्म को अगर मुझे समझना हो, और दूसरा एक और जो हम बैक ऑफ द स्टेज बात कर रहे थे, मंत्र हिप्नोटिज्म, मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा। तो आपको फ्री होल्ड है, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि हिप्नोटिज्म को हम कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं डे टू डे में। देखिए, इसकी शाब्दिक परिभाषा तो ये है कि हिप्नो और जो वर्ड है वो ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी में नींद की एक देवी देवता है, तो उसको हिप्नोस कहा जाता है। ठीक है। तो हिप्नोस से ये वर्ड लिया गया, नींद जैसी एक स्टेट, जबकि इसका नींद से कोई कनेक्शन नहीं है। मोस्टली फिल्मों में, टीवी में ऐसा दिखाया जाता है कि हिप्नोटिस्ट स्लीप बोलता है और जो पर्सन जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है एंड दे फॉल अस्लीप, वो सो जाते हैं या वो किसी आउट ऑफ द वर्ल्ड जोन में चले जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ टर्म वहाँ से ली गई है। ये एक बहुत डीपर लेवल पे जब आप रिलैक्स्ड होते हो, ये उस अवस्था का नाम है। अब ये अवस्था को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि माइंड की अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं। हमारा माइंड मोस्टली 4 स्टेट्स में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग को। जब फर्स्ट इज बीटा स्टेट, फिर अल्फा स्टेट, थीटा एंड देन डेल्टा। बीटा स्टेट होती है कॉन्शियस, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं या लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। इस पे हमारा माइंड 14 to 21 साइकिल पे फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जैसे ब्रेन, जैसे हार्ट का ECG टेस्ट होता है, वैसे ब्रेन का EEG होता है, एनसेफेलोग्राफ। तो बीटा हम कॉन्शियसली हैं, अभी इस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन सडनली आप मुझसे कोई ऐसा पर्सनल सवाल पूछ लें कि मुझे उसके लिए टाइम में पीछे जाना पड़े, तो मेरा माइंड इंस्टेंटली पीछे जाके मेमोरीज को टटोलना शुरू कर देगा और मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ देर के लिए कट होके इंटरनल वर्ल्ड में चला जाऊंगा। और अगर कोई गहरी बात है, हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊं, रोने लगूं, जैसे अक्सर लोग करते हैं, मूवी देखते हुए रोने लगते हैं, पुरानी कोई बात याद आ जाती है रोने लगते हैं, पुराना कोई ट्रॉमा याद आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है। अब वो इंसान बीटा से अल्फा में शिफ्ट हो रहा है। अल्फा स्टेट है जब आप लॉजिक से हटके धीरे धीरे इमोशंस में जाना चालू करते हो। ओके। विच इज 7 to 14 साइकिल। आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है या डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, बट आप अंदर इमोशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जैसे जब आपने हाथ रखा तो अभी आप सब कुछ कॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन जब अंदर गए और अंदर जाके जब अंदर से अपने आप को देखने की कोशिश की, तो आप बाहर सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे थे, बाकी सब चीज़ से कट होके आप अंदर अंदर अल्फा स्टेट में जाना स्टार्ट कर चुके थे। तो अल्फा स्टेट होती है बीटा से थोड़ा गहरा। मेडिटेशन इसी अवस्था का नाम है। बुक पढ़ते हैं जिसमें इमोशंस आते हैं, वो अल्फा से ही ऑपरेट होता है। आप मूवी देखते हुए रोने लग जाता है कोई इंसान, वो अल्फा स्टेट का ही एग्जाम्पल है। गाना सुन के पुराना प्यार याद आ जाता है किसी को, वो भी अल्फा स्टेट का ही एग्जाम्पल है। ये सब इमोशंस जब बढ़ जाते हैं, अब अल्फा जब और डीपर होती है, इतना डीपर कि बिल्कुल कट हो गए हम, कट ऑफ हो गए कि बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं है, हम चले जाते हैं थीटा स्टेट में। और गहरी अवस्था वो है थीटा स्टेट। इसके बाद आती है डेल्टा स्टेट, विच इज़ लाइक कॉमा मतलब स्लीप, इंसान स्लीप स्टेट में सो जाता है। तो ये जो अल्फा और थीटा है, ये हमारे काम की अवस्थाएं हैं जिसमें हम इमोशन से ऑपरेट होते हैं। तो हिप्नोसिस किसी भी इंसान को अल्फा या थीटा में ले जाने का नाम है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हिप्नोटिस्ट सिर्फ शब्द ही यूज़ करे, हो सकता है वो ऐसा म्यूजिक प्ले कर दे जब हम खो जाएं, जैसा बहुत सारे कल्चर्स में होता है, जिसको ट्रांस म्यूजिक कहा जाता है। इंसान भूल जाता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हो सकता है वो एम्बियंस ऐसा बना दे जैसा बहुत सारे हीलिंग टेम्पल्स में जाके होता है या बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे जाके होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं वहाँ जाते हैं ना एकदम ऐसा लगता है परम शांति, एक आवाज़ नहीं, अंदर सब शांत हो गया। वो इंस्टेंटली वो जो उसके साथ कनेक्शन है, जो भी उस डीएटी के साथ कनेक्शन है, उस कनेक्शन ने अंदर एक पीसफुल इमोशन को इवोक किया और अल्फा स्टेट एक्टिव हो गई। अचानक से सारा फाइट फ्लाइट या स्ट्रेस निकल गया, आदमी शांत हो गया। हो सकता है उसी जगह पे किसी एक्स पर्सन को जाके शांति ना मिले। सबका अपना पर्सनल है। तो हिप्नोसिस का मतलब है अपने सब्जेक्ट को अल्फा या थीटा अवस्था में ले जाना। ठीक है। हम उसको जितना गहरा कर पाएंगे उतनी बेटर वो स्टेट होती है। तो इसीलिए वो स्लीप जैसी अवस्था लगती है, वो स्लीप नहीं है। इमोशंस फील होते हैं, लॉजिक्स बाईपास हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको कहा जा रहा है वो उसको एक्सपीरियंस कर पाता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ पाती है।
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी कि अल्फा और थीटा पे हमें अल्फा और थीटा में जाना जरूरी है। ये तो है इंटरनल प्रोसेस। ओके, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं बॉडीली कंडीशनिंग। बॉडीली कंडीशनिंग। हाँ, मैं इस पे आने से पहले मेरा एक सवाल है, जैसे मूवी देखते हैं रो पड़ते हैं, हाँ, तो इट्स गुड और बैड? इट्स गुड, इट्स गुड। आप कनेक्ट कर पा रहे हो बस उस सीन से। तो ऐसा कुछ तो नहीं ना, मतलब मैं कई कई पॉडकास्ट में बात बोल चुका हूँ, कई जगह बोलता हूँ, लोगों को लगता है यार, अक्सर लोग बोलते हैं मैं ना इमोशनल हूँ ना बहुत ज्यादा, तो आप हर इमोशन को प्रोसेस कर पा रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप मूवी देखते हुए अगर कोई इमोशनल सीन आया और आप उसमें रो पड़ो, मेरे साथ हो जाता है, किसी के साथ हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी के लिए कोई सीन उतना इंपॉर्टेंट ना हो और किसी के लिए वो छोटा सा सीन भी इंपॉर्टेंट हो। मेरे घर वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं, मैं ये वाला क्लिप दिखा दूंगा उनको। ये बिल्कुल नॉर्मल, ये आपके इंसान होने की गवाही है। आप मशीन नहीं हो कि आप हर चीज को लॉजिक से डिफाई कर लोगे। वाह, वंडरफुल। चलिए, आप बता रहे थे बॉडीली कंडीशनिंग के बारे में। तो एक होता है हिप्नोसिस से हम ऐसे यूज करते हैं कि किसी के को अल्फा या थीटा में ले जाना। एक फिर दूसरा तरीका होता है बॉडीली कंडीशनिंग। बॉडीली कंडीशनिंग में क्या है, जैसे एक जिम वाला अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, जैसे एक गिटारिस्ट अपनी उंगलियों को ट्रेन करता है, जैसे क्रिकेटर अपने बैट को, अपने आप को बैट के साथ ट्रेन करता है, वो खुद को रेपिटेशन के जरिए बार बार उस मोड पे लेके जाना कि बिना एफर्ट के आप वो बन जाओ जो आप बनना चाहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सिंपल है ना, आपने एक बर्ड है वो फूल में कन्वर्ट हो गया, यही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक कली से फूल बन गया। अब वो फूल बनने का बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। आप उसको अगर बॉडी वाइज देखोगे तो वो क्या है कि उसमें पानी जा रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, स्टेम से पानी ऊपर जा रही है। एक है बिल्कुल एफर्टलेस तरीका जिसको हम कुदरत की नज़र से देखते हैं कि आज फूल खिला, आज कली बनी, कल फूल खिल गया, राइट। तो जो बॉडी वाला तरीका है वो मांगता है रेपिटेशन। एनएलपी एक बहुत अच्छा टूल है। हिप्नोसिस जहां काम करता है आपको गहराई में ले जाने के ऊपर, हर कोई उस स्टेट में नहीं जा सकता। एनएलपी काम करता है आपको क्विक इमोशंस इवोक करके एंकरिंग पे, शिफ्टिंग पे, डिस्टॉर्शन पे, राइट। एक पुराना इमोशन है उसके मतलब बहुत सारी जैसे टेक्निक्स हैं, लेकिन लेट्स से नेगोशिएशन, पार्ट नेगोशिएशन लेट्स से एक टेक्निक है कि देयर इज दिस पार्ट, अगर आप ये बिहेवियर करते हो तो ये हो रहा है, देन आप करना क्या चाहते हो फ्यूचर में, ये सब कुछ आप बॉडीली कर रहे हो। एनएलपी में बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे ही बॉडीली कंडीशनिंग का मतलब है रिपीटेशन कर करके ट्रांसफॉर्मेशन को लाना। तो हिप्नोसिस अंदर से रेपिटेशन को पुश करता है। क्या होता है, रोज कोई उठ के जिम नहीं जा पा रहा है, रोज कोई डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हर रोज कोई सेम टाइम पे सेम चीज नहीं कर पा रहा है, तो हिप्नोसिस क्या करेगा, हम उसके इमोशंस में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, अल्फा थीटा में लेके जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ इमोशन से ऑपरेट हो रहा है, तो हम उसके माइंड में वो भावनाएं पैदा करेंगे, कल्पना के जरिए वो भावनाएं पैदा करेंगे कि उसको उस वक्त वो महसूस हो कि जब मैं अच्छा वेट लॉस कर लूंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम को एंजॉय कर रहा हूँ, उसको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन के जरिए फील कराएंगे। और जब हम उसको ये फील कराएंगे तो उसकी बॉडी में उसको वो स्पार्क फील होगा। और जब उसकी बॉडी में स्पार्क फील होगा, जब वो आंखें खोलेगा तो वो जिम के प्रति उसके अंदर जो एक वो था थकावट वाली फीलिंग या नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव बिलीफ थे, वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गए, अंदर से एक पुश आ गया उसके अंदर। तो इसीलिए हिप्नोसिस को ना मिस्टिकल माना जाता है कि आपने उसकी आंखें बंद कराई और उसके बाद उसने आंखें खोली और वो अचानक से चिकन की तरह डांस करने लग गया जैसे स्टेज पे होता है, या वो अपना नाम भूल गया, या एनेस्थीसिया मतलब उसके बॉडी के किसी पार्ट पे सर्जरी कर दी और उसको सुई आर पार कर दी, उसको दर्द नहीं हुआ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको अल्फा या थीटा में ले जाके इस विचार को इतनी गहराई से महसूस करा दिया कि माइंड और बॉडी को वो रियल लगने लग गया। तो ये सबके सामने आप हो जाता है, नॉर्मली तो शांति चाहिए होती है ना, लेकिन पब्लिक बैठी है सामने तो बड़ा मतलब मैजिकल सा लगता है। आप सोचिए, मैजिकल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत कॉमन है। ओके, आप 100 लोगों की भीड़ में हैं और आपको डर लगता है कौवे से और बाकी 99 लोगों को नहीं लगता है, और आपको फोबिया, क्रोफोबिया टू नेक्स्ट लेवल, और अचानक से आप देखते हैं सामने से कौवा ऐसे आ रहा है, तो आपके जो रिएक्शंस हैं वो एक्सट्रीम होंगे, राइट। अगर एक्चुअल में फोबिया है, लाइफ थ्रेटनिंग फोबिया, एक्सट्रीम रिएक्शन होंगे। अब आप सोचिए सबके सामने हो रहा है,
आपको पता है आप पब्लिक प्लेस पे हो, फिर भी आप रोक नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर जो इमोशन है वो इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने सारे लॉजिक्स डिफाई हो रहे हैं। ओके, ठीक है। इमोशंस लॉजिक पे भारी हैं, इसीलिए तो जानते हुए भी डायबिटीज का पेशेंट मीठा नहीं छोड़ पा रहा है। वेरी ट्रू। क्योंकि लॉजिक तो कहता है मीठा छोड़ दे भाई, डॉक्टर ने कहा है, अंदर से आवाज आ रही है थोड़ा सा तो चल, थोड़ा सा तो दे दो यार, इतना मतलब ठीक है स्टीविया ले लेता हूँ, अच्छा ठीक है स्टीवियन से गुड़ खा लेता, मैंने तो गुड़ खाया है थोड़ा सा। इमोशन स्ट्रांग है ना, लॉजिक से डिफाई नहीं हो पाएगा। तो हिप्नोसिस अंदर जाके उन इमोशंस पे वर्क करता है, इसीलिए ये ऐसे इतना इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन ये भी तय है कि ये सब किसी के साथ उतना स्ट्रांग रिजल्ट नहीं ला सकता। अच्छा, सब पे काम नहीं करता उतना? काम सब पे करता है, लेकिन हो सकता है किसी को 5 सेशन में वो रिजल्ट आए, किसी को 1 में आए। जैसे लोग मोस्टली कुछ अवधारणाएं रखते हैं हिप्नोसिस के बारे में। एक गलत धारणा है कि कमजोर दिमाग वाले लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इट वर्क्स ओनली वीक माइंडेड पीपल। ये आपने तब भी फील किया होगा ना, जब भी पार्टिसिपेंट को गलत फहमी, अरे मुझे करके दिखा। हाँ, ऐसा एक एटीट्यूड देखा है मैंने कई लोगों को। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, लोगों को लगता है कि मेरे पे काम नहीं करेगा। ट्रस्ट में ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये असर करता है। डरे हुए। मैं बताऊं आपको, एक बार मैं एक कहीं पे मैजिक परफॉर्म कर रहा था, तो सामने एक फैमिली बैठी थी। तो कई बार मैजिक में क्या होता है कि आप कुछ ऐसी ट्रिक्स परफॉर्म करते हो जिसमें जिनको हम बोलते हैं सकर इफेक्ट। सकर इफेक्ट का मतलब होता है आप ऑडियंस को थोड़ी देर जीतने देते हो। ओके। कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे ना वो उनको ये फील आता है कि वो जीत रहे हैं और तुमसे गलती हो रही है। तो मैं सकर इफेक्ट एक परफॉर्म कर रहा था, कार्ड उसमें कुछ कार्ड का मैजिक था। तो सामने एक फैमिली बैठी थी, तो सो देयर वाज दिस अंकल सिटिंग। तो मैंने उनको बोला कि अरे आपने तो आप ये हो ही नहीं पा रहा, ये ऐसे हो गया। अंकल टुक आउट हिज वॉलेट एंड सेड, गुरुजी की फोटो है मेरे पास, मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता है। मेरा मन था मैं इसके बाद क्लाइमेक्स एक्ट परफॉर्म करूं, पर मैं चुप हो गया कि उनका फेथ, क्योंकि मुझे पता है ना ये तो ट्रिक है, मुझे पता है ये तो काम करेगी। जैसे ये माइक है, ये रिकॉर्ड करेगा, अगर इसका सब कुछ ठीक है तो ये रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो मुझे पता है इसके बाद का जो एक्ट है उसमें ये होगा। और फिर मैंने बोला राइट अंकल आप सही बोल रहे हो। तो चलो आपने उनकी आस्था बनाए रखी। एज थे थोड़े, तो मैंने उनकी आस्था बनाए रखी। तो ये जो लोग ये कहते हैं ना कि हिप्नोसिस वीक माइंडेड लोगों पे काम करता है, ये इसका उल्टा है। ओके। हिप्नोसिस उन पे काम करता है, वो हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनकी इमेजिनेशन और बॉडी कनेक्ट है। ओके। तकरीबन सबकी है, क्योंकि पहला विचार यहीं से आता है। एग्रीड, हाँ ठीक है। फिर बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, और ये इतने माइक्रो सेकंड में होता है कि हमें पता भी नहीं होता है। हमने अपना पोस्चर अनकॉन्शियसली डिसाइड किया है, हाँ, भले ही हम मिररिंग कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे, राइट। यहाँ का टेम्परेचर जैसा है, जैसे वो कैमरा के पीछे बैठे हैं, उनकी बॉडी ने अपने आप अडॉप्ट किया कि ऐसे बैठना है। यहाँ सर्दी बढ़ जाएगी तो हाथ अपने आप वहाँ चले जाएंगे। ये माइंड और बॉडी का अपने आप एक सिंक कनेक्शन है। मैं इसको गाइड करूँगा ना जब, तो हो सकता है माइंड कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करे, कुछ को ना करे, रेजिस्टेंट करेगा कि रेजिस्ट करेगा। कुछ लोग रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो जो लोग ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं उनके कॉन्शियस माइंड को सिर्फ वो रिश्वत और वो कंफर्ट, 2 बातें हैं, उनमें से एक चुनना होता है और वो बताना होता है कि आप ये आपके इस तरीके से फ़ायदा करेगा, आपका ये फ़ायदा, या अच्छा तुम एक काम करो, तुम सिर्फ यही बोलो, तब तक मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। वो बहुत अलग अलग तरीके हैं उसको करने के। तो जब हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड को ऑपरेट करते हैं, उसको कॉन्शियस माइंड से ही अंदर ले जाना होता है, तो हमें इमेजिनेशन यूज़ करनी होती है। तो ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये फेक होता है, ये नहीं काम करता है, ज़्यादा लोगों पे काम नहीं करता है, या सिर्फ वीक माइंडेड लोगों पे काम करता है, ये ठीक उल्टा है इसका। ओनली दोज हु हैव गुड विजुअलाइजेशन एंड दे आर कनेक्टेड with their thoughts, their minds, and the mind and body connection is amazing, they can experience this. और ये सही में वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जो इमोशनल होते हैं। आप देखिए कि डॉक्टर्स हिप्नोसिस के लिए अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सीएज अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, एडवोकेट्स अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते, साइंटिस्ट अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सब, बट ज़्यादातर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी जो थ्रू आउट ट्रेनिंग है ना, वो एक्सपीरियंस करने की बजाय ऑब्जर्व करने की है। हाँ ट्रू। मैं जब आपको कह रहा हूँ कि हाथ यहाँ रख के अंदर ही अंदर एक्सपीरियंस, अंदर देखो और उसको देखो और अब महसूस करो, वो जो महसूस का पार्ट है वो सबके बस की बात नहीं है।
मैं इस बात से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या हुआ, हम चंडीगढ़ में थे, तो हमारे साथ एक काफ़ी लॉजिकल इकोनॉमिक्स थे हमारे साथ, और वो किसी कंपनी के वीसी भी थे। तो उन्होंने बोला यार मैं ना थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो मुझे कोई एक्टिविटी बता दे। तो मैंने इनको एक ट्विस्टिंग करके एक्टिविटी बताई। अब ऑब्वियसली आपकी स्पाइन ट्विस्ट करेगी तो यू फील रिलैक्स, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे और उस इमोशन से आप वी फील। तो करने के बाद उनका ये जवाब नहीं था कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हाँ ट्विस्टिंग से तो ये हो ही जाएगा ना। तो मैंने कहा अल्टीमेटली तो किसी एक्टिविटी से ही होगा, और किससे होगा। तो वही लॉजिकल वाला जो आपने बोला ना कि वो फील नहीं कर पाते, दे आर मोर प्रैक्टिकल एक्चुअली, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल। नहीं, वो उनकी आदत है ऑब्जर्व, उनकी ट्रेनिंग हुई है ना, ये भी कंडीशनिंग है ना, उनके माइंड को सिखाया गया है हर स्टेप पे ऑब्जर्व करो, हर स्टेप पे टेस्ट करो चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को। और साइंटिस्ट का काम क्या है, वो पेन को नहीं देख रहा है यहाँ पे, वो मॉलिक्यूल्स देख रहा है, वो प्लास्टिक देख रहा है, वो केमिकल देख रहा है, वो कौन सी किस फाइबर का बना है वो देख रहा है। आप और मैं पेन देख रहे हैं, हो सकता है एक कवि अपने शब्द देख रहा हो, राइट, एक स्केच आर्टिस्ट कोई बहुत बड़ी कल्पना देख रहा हो। तो ये सबका अपना अनुभव है जीवन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो जो लॉजिकल लोग हैं उन लोगों के लिए फिर फिजिकल चीजें काम आती हैं, जो बॉडीली कंडीशनिंग है। जैसे आपने उनको ट्विस्टिंग कराई, वहीं आप उनको आंख बंद करके अगर उनको कुछ रिलैक्सेशन कराते, वो शायद उनको बैठना भी मुश्किल होता है उसमें। हाँ, वो मुझे लग रहा था एक्चुअली, तभी मैंने उनको ट्विस्टिंग कराई थी कि वो इस कंडीशनिंग, क्योंकि मैं काफी टाइम से उनके साथ था ना, तो इज मोर लॉजिकल, तो मुझे दिख रहा था कि शायद उस जोन में जा ही नहीं जा पाएंगे, फील ही नहीं कर पाएंगे। राइट। तो हिप्नोसिस इमेजिनेशन पे काम करता है, एक्सपीरियंसेस पे काम करता है, और आपको कोई भी इमोशन को अगर मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है आप अपने आप के साथ बैठो और अंदर किसी एक हुक पॉइंट पे टिक जाओ और रिलैक्सेशन को आने दो। और ये सबके साथ काम करता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। जो लॉजिकल होते हैं उनके साथ थोड़ा कम काम करता है, जो इमोशनल या एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं उनके साथ जल्दी और ज़्यादा काम करता है। फिर आपने मुझसे पूछा था एक कि इंस्टेंटली हम कैसे ये कनेक्शन बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक कोई तरीका बताना चाहूँ कि आप अपने माइंड के साथ इंस्टेंट कनेक्शन कैसे बना सकते हो, तो मैं आज आपके ऑडियंस को और आपको भी एक सेल्फ हिप्नोसिस के लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ सिखा देता हूँ। आई एम रेडी। एक बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। किसी को हिप्नोटाइज करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। ट्रांस इंड्यूस करने का प्रोसेस। अब मैंने 2 वर्ड बोले, ट्रांस, इंड्यूस करना। पहले ट्रांस को समझते हैं। ट्रांस क्या है? ट्रांस का मतलब है कोई एक ऐसी कल्पना जो आपका माइंड ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा ये असली है या नकली है। कोई ऐसी एक भावना जिसके रियल या फेक होने में आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है। उसको हम कहते हैं ट्रांस। जैसे वो बड़ी पॉपुलर कहानी है, हाथी के पैर पे जंजीर बांध दी जाती है और वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता। वो जो बार बार एक्सपीरियंस कर रहा है, बार बार एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और जब वो हाथी को फाइनली उस जंजीर से आज़ाद करके एक रस्सी बांध दी जाती है, वो अभी भी उसी ट्रांस में है कि मैं इसको नहीं तोड़ पा रहा हूँ। ये उसके अंदर एक कल्पना है जो बार बार रिपीट होकर एक पैटर्न बन गया। तो ट्रांस का मतलब है कोई एक ऐसी अवस्था, कोई ऐसी एक भावना, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी कल्पना जो आपका माइंड ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा रियल है या काल्पनिक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस। इंड्यूस कैसे की जा सकती है? सबसे आसान तरीका क्या है? हमारे दिमाग की भाषा है इमेजिनेशन। ठीक है। हमारा दिमाग हर चीज की इमेज बनाता है। कैसे पता है कि ये चुटकी? अगर आपकी आंखें बंद भी हो तो भी आप बताओगे चुटकी का साउंड है, क्योंकि ये इस आवाज के साथ ये इमेज अंदर एसोसिएटेड है। एग्रीड। लेकिन आपको सिर्फ आवाज आए और बाहर से कोई इमेज ना आए तो आप कहोगे कुछ तो अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ, ऐसे बोलते हैं रात के टाइम अक्सर ऐसा। राइट। हाँ। आपको कोई खुशबू आए और कोई इमेज ना मिले, आप कहोगे यार बड़ी अजीब सी खुशबू है यार, पता नहीं मीठी भी नहीं है, नहीं रोज जैसी भी नहीं है, बट कुछ तो है, अजीब सी खुशबू है पर अच्छी है। राइट। तो इमेज नहीं मिल रही है, वो अजीब जो है वो इमेज मिसिंग है वहाँ पे। तो इमेजिनेशन के जरिए आप कोई भी भावना को एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप उस इमेजिनेशन में गहराई में उतर जाओ तो। और जाना कौन सी अवस्था में है? अल्फा एंड थीटा में। तो हम ट्रांस यानी कि इमेजिनेशन के जरिए एक इमोशन को क्रिएट करेंगे, इतना क्रिएट करेंगे कि हम अल्फा एंड थीटा में चले जाएंगे जहाँ पे वो हमें फील होने लगेगा, और जब वो हमें फील होने लगेगा वो हमारे लिए एक रियल अनुभव बन जाएगा। ये है हिप्नोसिस का प्रोसेस। फिर हम उस फीलिंग को एक नाम देंगे। ठीक है। मैं आपको पूछूंगा कि इसको कोई एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हो क्या, कोई एक नाम दे सकते, फिर आप उसको एक नाम दोगे, वो नाम आपका बन जाएगा एंकर
या ट्रिगर या मंत्र। ओके। मंत्र, जैसे आपने मुझे मंत्र हिप्नोसिस पूछा, तो एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ, फिर वापस आऊंगा इस टॉपिक पे, फिर हिप्नोसिस कर लेते हैं। पहले मंत्र का मतलब होता है मन को इंस्टेंटली ऑपरेट करने वाला सिस्टम। सर तीन चीजें हैं, मंत्र, तंत्र एंड यंत्र, राइट। तंत्र है द सिस्टम, राइट, जैसे मतलब ना हिंदी में बोलते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। So tantra means the system. Yantra means the placement, directions and everything. यहाँ ऐसे इस एंगल पे, इस डिग्री पे, which is more about vastu of the thing. Mantra means the specific sound, जो खास इमोशन को इवोक कर रहा हो। जैसे हम जब किसी डीएटी का नाम लेते हैं या हम किसी डीएटी को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम उनका नाम रिपीट करते हैं या उनका मंत्र रिपीट करते हैं। अगर आप मंत्रों का बेसिक साइंस समझें ना, आप उनको जब डिकोड करें, उसमें 2-3 एलिमेंट हैं। पहला तो है ऊर्जा कहाँ हिट कर रही है। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि शनिदेव का, मान लो आपको बीज मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया और आप शनिदेव का बीज मंत्र चैंट करते हैं, दैट्स ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, राइट। तो व्हाट इज दिस प्राम प्रोम प्रीम, ये क्या हो रहा है? ये एक खास वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। अच्छा। जब आप बोलते हैं प्राम प्रोम प्रीम, ये अलग अलग लेवल से ऑपरेट हो रहा है। क्या साउंड है ये? साउंड ही क्यों है इसमें? साउंड इसीलिए है इसमें, जैसे अभी ये एसी घूम रहा है, हमें इसकी आवाज सुनाई दे रही है, राइट। कोई भी चीज जब घूमती है तो उसका एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होती है, आवाज होती है। वो प्लैनेट यहाँ से हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर है, वो घूम रहा है, उसका एक रिपल है, उसका एक साउंड है, उसकी एक वेव है, उसके साथ फिर अलाइंड हो गया वो। यस। तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो इतने, क्योंकि शोर नहीं था ना, और वो तो वैसे भी दिन के 10-10 घंटे अपने आप के साथ बैठने वाले लोग थे, तो शायद वो सुन पाते होंगे इन आवाजों को। बहुत वैलिड, मतलब आपने ना, इससे एक और चीज और क्लियर हुई मुझे। कई बार हम, जैसे मेरे आसपास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, मेरे ब्रदर भी हैं, तो हम कई बार बात करते हैं क्या है भाई, हाँ साउंड है, वाइब्रेशन है, ये समझ में आ गया। लेकिन आज ये लॉजिक समझ में आया एक्चुअली में साउंड किस चीज की है और कहाँ हिट कर रही है, राइट। तो आपको इसलिए इतने मोहब्बत प्यार से बोलना है इसको, नहीं तो हम ओम प्राम प्रोसेशन, हाँ, तो उससे काम ही नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोल देते हैं, इसका 1.25 लाख जाप करो। अब 1.25 लाख में ना आपकी कंडीशनिंग ही हो जाएगी कि आप ना चाहते हुए भी उसके साथ अलाइन हो जाओगे। बिल्कुल। नहीं तो 1.25 लाख की बात ही नहीं है। फिर कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया, अब जब भी तुम्हें इसका यूज करना हो 3 बार पढ़ो, ये काम करेगा। दिस इज ट्रू साइंस कि हाँ इसके पीछे का क्या इट्स लाइक ट्यूनिंग योरसेल्फ टू ए माइनर और ई माइनर, जैसे गिटार ट्यून करते हैं, सितार ट्यून करते हैं। जब आप हारमोनियम के कोड पे प्रॉपर नहीं गा रहे हो, आप बेसुरे हो, आपने सुर साध लिया, तो जैसे ही की दबेगी आपकी आवाज निकलेगी, दोनों अलाइन होंगे, हम कहते हैं ये सुरीला है। तो इसीलिए आप चाहे कोई भी साउंड क्रिएट कर लो, जो वो यूनिवर्सल साउंड हो सकता है। जब कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे बड़ा यूनिवर्सल साउंड क्या था? ओम। आप उसको हम कह रहे हैं, सो हम कह रहे हैं, ओम कह रहे हैं, अनल हक कह रहे हैं, एक ओमकार कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो साउंड ही है। सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तुम अंदर उतरोगे तो एक ही आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें, और वही जो है वो तुमसे पहले भी थे, तुम्हारे बाद भी है। तो जब आप बार बार ओम चैंट कर रहे हो तो आप खुद को यूनिवर्स के उस होलो साउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जो जिसका कोई सोर्स नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है। वो इन सारे साउंड से मिलके एक एको क्रिएट हो रहा है, सारे प्लैनेट से मिलके एक एको क्रिएट हो रहा है। तो आपने सबसे बड़ी वाइब्रेशन के साथ खुद को अलाइन कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कितना बच्चों को समझाना कितना आसान हो जाएगा, बिकॉज नाउ देयर इज अ ट्रू साइंस है, इसीलिए है ना। तो जब मैं आपको उसको वर्ड देने के लिए कहूंगा, आप जो वर्ड चाहे उसको दे सकते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड आपका मंत्र बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब एक तुरंत एक सेल्फ हिप्नोसिस का एक एक्सरसाइज करते हैं। क्या बात है, रेडी हो आप लोग? मैं ये माइक यहाँ लगा लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि हमें खुद को अल्फा से बीटा से अल्फा में लेके जाना है, राइट, एक्सपीरियंसेस में लेके जाना है। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे। इसके लिए बॉडी को सबसे पहले हम पूरी तरह से एक्टिव करेंगे, स्टिफ करेंगे, स्टिफ। ओके। आपके टोज ऐसे उठे होने चाहिए, काफ एकदम से टाइट होने चाहिए, ओके, ठीक है, कमर एकदम अकड़ी हुई होनी चाहिए, हाथ ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए,
गर्दन पीछे की तरफ होनी चाहिए। अब मुझे 0 से 10 के स्केल पे बताओ आप इस वक्त कितना कंफर्टेबल हो या कितना अनकंफर्टेबल फील हो। 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल। कितना डिस्कंफर्ट लेवल है? 7-8 के आसपास। 7-8। ओके, बॉडी को इंस्टेंटली लूज छोड़ दो और सीधे बैठ जाओ। ओके, अब आपको क्या करना है, हम वापस इस अवस्था में जाएंगे। ओके। लेकिन हम एक एक पार्ट को स्लोली रिलैक्स करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्फा में जाने का तरीका क्या है, हम अपने माइंड को एक्सपीरियंस कराते हुए रिलैक्सेशन के जरिए अल्फा में उतरेंगे। ठीक है, तो पहले आप मुझे देख लें आपको करना क्या है। हम ऐसे बैठेंगे, मैं आपको कहूंगा टेक अ डीप ब्रेथ। पहली सांस छोड़ने के बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे। अनदर ब्रेथ इन, यू विल अलाउ योर हेड टू फॉल फॉरवर्ड। तीसरी सांस पे आप अपने कंधों को और हाथों को रिलैक्स करेंगे, पूरी तरह से यूं ट्विस्ट करके लूज छोड़ेंगे। फिर तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे। ओके, टेक योर पोजीशन। ऊपर देखिए, कमर एकदम स्टिफ होनी चाहिए, हाथ स्टिफ होने चाहिए, स्ट्रेट एंड स्टिफ। आपको गहरी सांस लेनी है, मगर इतनी नहीं कि आपका वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को आगे आ जाने दें। टेक अनदर ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ दें। वेरी गुड। एक और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। टेक अनदर ब्रेथ इन, और इस बार जब आप अपनी सांस छोड़ें, अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे कि आपकी कोई बैकबोन नहीं है और आपकी कमर एकदम जेली से बनी है। टेक अनदर ब्रेथ इन, और इस बार जब आप सांस छोड़ें तो अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। टेक अनदर ब्रेथ इन, और इस बार जब आप सांस छोड़ें तो बॉडी के पूरे वेट को इस सोफा पे समा जाने दें, जैसे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से जेली से बनी है। और अब कल्पना करें कि आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। अपनी सांसों पे अपना ध्यान रखें और इमेजिन करें आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। अगर आप सीढ़ियां नहीं कल्पना करना चाहते हैं, आप लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट नहीं चाहते तो आप सिंपल 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिन सकते हैं। मैं 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा, और जैसे जैसे मैं गिनती गिनूंगा आपको महसूस करना है, इमेजिन करना है, प्रिटेंड करना है, एक्सपीरियंस करना है कि आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हिप्नोसिस का मतलब है अलाउइंग द सजेशन एंड लेटिंग गो ऑफ ऑल द कंट्रोल। ये पूरी तरह से आपके बेनिफिट के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए हम इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो आपको सजेशंस को फॉलो करना होगा। 10 विद ईच एंड एवरी नंबर, हर एक घटते हुए नंबर के साथ बिकम मोर एंड मोर रिलैक्स। 9, go more and more deeper. 8, 7, 6, 5, और जब हम 0 पे पहुंचेंगे मैं चुटकी बजा के कहूँगा स्लीप। स्लीप का मतलब ये नहीं होगा आप सो जाएंगे, स्लीप का मतलब होगा कि ये रिलैक्सेशन कई गुना गहरी महसूस होगी। 5, 4, 3, 2, 1 and sleep. Going deeper down and sleep. महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए इस वक्त आप कितनी शांत अवस्था में हैं। आप अगर अपने घर का कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी जगह जिसमें आप बहुत ज़्यादा शांत महसूस करते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप कोई फेवरेट आपकी जगह है, कोई पार्क, कोई बीच, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ आप जाके बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप अगर किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थान, किसी गुरुद्वारा, किसी गुरु की जगह या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके बहुत शांत महसूस करते हैं, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि आप इस वक्त वहाँ हैं, वहाँ कैसा माहौल होता है, क्या आवाज़ें सुनाई देती हैं, शरीर को क्या महसूस होता है, किस तरीके के विजुअल्स वहाँ दिखाई देते हैं, उनको देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर सिर्फ एक रिलैक्सेशन को महसूस करें, और इस रिलैक्सेशन को आप एक नाम दें। इस अनुभव को जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, इसको आप एक नाम दें।
एक वर्ड जो इस हैप्पीनेस को, इस रिलैक्सेशन को, इस वंडरफुल एक्सपीरियंस को डिफाइन करता हो। वर्ड कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इस वर्ड को आप रिपीट करें बार बार, और जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे महसूस करें आपके एक एक बॉडी पार्ट से ये वर्ड सुनाई दे रहा है। स्पेशली सबसे पहले आपकी लेग्स। इमेजिन करें कि आपके काफ, आपके थाई मसल से ये वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, वहां से आवाज आ रही है। और जैसे जैसे वो वर्ड वहां आपको महसूस होगा कि आपके काफ और थाई मसल्स में एक कमाल की शांति उतरती जा रही है। अब इस वर्ड को अपने स्टमक में महसूस करें। Imagine your stomach is shouting that word. अपनी चेस्ट, अपने बैक, अपने नेक मसल्स में देखें, इस वर्ड को सुने। अपने दोनों हाथों में, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आर्म्स में इस वर्ड को सुने। और ये जो फीलिंग है, ये इस वर्ड से कनेक्ट हो गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। फ्यूचर में जब कभी भी आप खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करना चाहेंगे, आपको इसी अवस्था में बैठना है जैसे पहले हम बैठे थे। एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है, और उसके बाद खुद को 3 बार कहना है, स्लीप स्लीप स्लीप। और जैसे ही आप खुद को 3 बार स्लीप 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 कहेंगे, आप इंस्टेंटली इसी अवस्था में आ जाएंगे। और इस अवस्था में आने के बाद जब आप इस वर्ड को, जो आपका एक पर्सनल चैंट मंत्र बन गया है रिलैक्सेशन का, या जो भी इमोशन आपने अभी एक्सपीरियंस किया उसका, जैसे ही आप इस वर्ड को रिपीट करेंगे, आपको सेम यही इमोशंस फील होने लगेंगे। आई रिपीट, जब भी आप खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करना चाहते हैं किसी भी पर्पस के लिए, आपको एक शांत जगह पे बैठना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, और 3 बार खुद को मनी मन कहना है, स्लीप स्लीप स्लीप। आप वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे। और उसके बाद जब आप इस मंत्र को, इस वर्ड को रिपीट करेंगे, तो सेम इमोशंस आपके अंदर जागेंगे। और अब मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा, और 5 की गिनती के बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे, एंड यू विल फील fully fresh, awake, completely energized. 1, 2, महसूस कीजिए शरीर में ऊर्जा वापस आ रही है। 3, feel the surge of emotion, surge of energy entering in your body from your feet, from your toe to your head. 4, becoming aware of your surroundings, experiencing each and everything in your body, outside your body. And 5, open your eyes. That's relaxing. गुड मॉर्निंग। ओहो, मुझे 2 मिनट लगेंगे। रुको, मैं तो सो गया था। हाँ, ऑफ कोर्स। कभी भी खुद को जब भी सेल्फ हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, हेल्थ के लिए, आप जो इमोशन रिमूव करना चाहते हैं, जो इमोशन इवोक करना चाहते हैं, आप तुरंत अल्फा या थीटा में जा सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ इस प्रोसेस को रिपीट करना है और 3 बार कहना है, स्लीप स्लीप स्लीप। क्योंकि हमने अभी ये सेम ट्रिगर आपके माइंड में प्लान किया है और बैठाया है। तो जो ऑडियंस अभी देख रही है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। आप जब घर पे जाएंगे, आराम से बैठेंगे, तभी आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरी बात, जब आप अपना ट्रिगर प्लांट कर चुके हैं, स्लीप स्लीप स्लीप, तो आप उसको सेल्फ हिप्नोसिस के लिए ही यूज़ करें, तो ही वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चलते हुए आंख बंद करके स्लीप 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 बोलेंगे तो आप गिर जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसको यूज़ करना है। सर, वो जो इमोशन के लिए हमने एक मंत्र बनाया, वो क्या वर्ड क्या है, वो क्या मंत्र बनाया आपने, अगर आप बता सकते हैं? हाँ, मैंने आराम बनाया। मेरा आराम, हाँ, आराम ही बनाया। ओके। अपने हाथ को यहाँ रखिए, सिर्फ हाथ को देखिए, लेग्स अनक्रॉस कर लीजिए, हाथ को देखिए, और हाथ को देखते देखते मनी मन वो वर्ड रिपीट कीजिए, आराम 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 आराम। And now close your eyes and say the same word in your mind. Keep repeating it.
Now pay attention on your legs. देखिए आपके लेग से इस वर्ड की आवाज आ रही है, आपके स्टमक से ये आवाज आ रही है, आपके हेड, आपके फोरहेड से आवाज आ रही है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sleep. Going deeper down. That's right. 1, 2, 3. Open your eyes. मेरा हाथ ऐसा लग रहा है एकदम हैवी हो गया, स्टक हो गया यहाँ पे, मतलब वो एकदम ही ऐसा हो गया था, है ही नहीं अभी थे। Anesthetized. So more like anesthetized. भैया इस वीडियो को पॉज करके कर लेना, गजब है, सीरियसली गजब है, सिंसियरली करोगे। सॉरी माइक आगे कर ले। और आप इस चीज को, जो अभी हमने ये मेथड यूज किया है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो डेली। जो पहला सवाल था हमारा कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ फिर कैसे कनेक्शन बनाए। हाँ, ये है सेल्फ हिप्नोसिस। ये इतना आसान प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब आप इसको रिपीट करोगे विद इन फ्यू डेज, 3-4 टाइम्स रिपीटेशन होने के बाद आप इंस्टेंटली जाने लगोगे उस अवस्था में। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी है ना। हाँ, 3 से 4 बार जब आपने कर लिया, और हर बार ये अवस्था गहरी होती जाएगी। फिर जैसे अभी आपने अपने हाथ में ही महसूस किया, सोचो आपको किसी को कोई पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर पेन के लिए भी एक मंत्र बना ले, तो अगर मनी के लिए भी एक मंत्र बना ले, तो एक्साइटमेंट के लिए एक मंत्र बना ले, कॉन्फिडेंस के लिए एक मंत्र बना ले। जैसे आपने आराम एक वर्ड बना लिया कि इस अवस्था को मैं आराम कहता हूँ, राइट। ऐसे ही आप सेल्फ हिप्नोसिस में गए, आपने इमेजिनेशन किया कि आप अपना लक्ष्य अचीव कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस यूज कर लो, या लेट्स से आप गॉडेस लक्ष्मी का चैंट किया आपने 108 बार, और फिर आंखें बंद करके उनका आशीर्वाद आप इमेजिन कर रहे हो। और जब इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिन कर रहे हो कि वो आपके ऊपर जो है पैसे की बारिश हो रही है, एंड गॉडेस लक्ष्मी इज शावरिंग हर लव ऑन यू। तो आप देख रहे हो, और फिर उसको एक वर्ड दे दो। ओके, अपनी आंखें बंद करो, फिर sleep, 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 and keep repeating that word. So that word, that mantra will instantly evoke this complete feeling. ओके, तो अलाइनमेंट हो गया आपका, वो अलाइनमेंट कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का। यस। तो जैसे हम NLP में एंकर करते हैं, हमने यहाँ पे एक ऑडिबल एंकर बना दिया, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा डिकोड करेंगे तो ये ऑडिबल एंकर के साथ साथ ये काइनेस्थेटिक एंकर भी है, क्योंकि जब मैं एक एक बॉडी पार्ट में वो वर्ड रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली मेकिंग योर इमेजिनेशन ट्रैवल, आपके कॉन्शियस माइंड को लगातार ट्रैवल करा रहे हैं, और एक एक बॉडी पार्ट के अंदर वो फीलिंग क्रिएट हो रही है। तो ये काइनेस्थेटिक लेवल पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरा अगर ध्यान कहीं और जा भी सकता था, तो अब वो काइनेस्थेटिकली आपने उसको कंट्रोल कर लिया कि अगर आपको मान लो पैर की तरफ भी ध्यान जा रहा है, तो पैर से भी उसी वर्ड की आवाज आ रही है। ठीक है, तो आपने तो मेरी ऑडियो का भी आपने कंट्रोल कर लिया, विजुअल आपने बंद कर दिया, और अंदर जाने के लिए बोल दिया, और काइनेस्थेटिकली आपने बिजी कर दिया। यस, वाओ, मतलब। और हमने शुरू भी काइनेस्थेटिक से किया था, क्योंकि हमने बॉडी से स्टार्ट किया था। हम अंदर से बाहर नहीं आए हैं, हम बाहर से अंदर गए। ये बहुत बढ़िया था, गजब था ये तो। इसको मैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकता हूँ। स्टेट से आया तो अंदर, अगर मैंने कोई भी अगर स्टेट बनानी है, उस इमेजिनेशन में ले जाऊं, मैनिफेस्टेशन भी इसी में कर लूं, इसी से कर सकते हो। जैसे सबलिमिनल एक चीज होती है, हम सबलिमिनल मैसेजेस। सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं? जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, जैसे अपने ये सबलिमिनल मैसेज है ना। ये इतना सुन चुके हैं कि जैसे ही ठंडा वर्ड आएगा, आपके अंदर एक प्रोडक्ट की इमेज आ गई। बिल्कुल आ गई, राइट। ये सबलिमिनल मैसेज है। कोको कोला जैसा या उस कोला जैसे ड्रिंक्स कितने हैं, लेकिन नाम लोगों को वही याद है, या पेप्सी या कोक, राइट। ये सबलिमिनल लेवल पे है। सबलिमिनल मतलब आपके कॉन्शियस लेवल के भी और डीपर लेवल पे, कि आपको ना थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती है इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अंदर वो इमेजिनेशन या वो इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तुरंत बन जाती है। ओके, तो आप इसको सबलिमिनली जब आप करना सीख जाओगे, तो वो वर्ड है ना, वो सिर्फ एक बार रिपीट करते ही वो सेम इमोशन को इवोक करेगा। जैसे आपने समझो 1.25 लाख बार ऐसा शनि मंत्र चैंट तो कर लिया है, अब बाद में जब यूज करना है 3 ही बार यूज करना है, क्योंकि 1.25 लाख बार रिपीट करते करते आप एक इमेज बना चुके हो, एक फीलिंग क्रिएट कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। जैसे बहुत सारे जो साधक हैं वो बोलते हैं कि मैंने 40 दिन ये साधना करी। आपने 40 दिन जो साधना की है, वो आपने कंडीशनिंग की है खुद की।
ओके 40 दिन आपने अपने आप को कंडीशन किया, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से 21 दिन या तो 2 बार रिपीट कर लो आप, 41 दिन या 42 दिन आपने खुद को कंडीशन किया है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। फिर वो डीएटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है मैटर नहीं करता, आप उसके साथ अलाइन हो गए, आपके लिए वो डीएटी है। मैं अगर किसी भी बैकग्राउंड से आऊं, हो सकता है मैं कहूं कि अरे ये झाड़ फूक कुछ नहीं होता, आपके लिए वो है क्योंकि आपने 40 दिन में खुद को कंडीशन कर लिया है। और हर वो इंसान जो आपके टच में आएगा, अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है और आपकी रेपो स्ट्रांग है, तो उसके लिए भी वो डीएटी है क्योंकि उसका भरोसा आप पे है। ये वैसा ही है जैसे जो आपने एग्जांपल लिया था, मुझे उससे बहुत कनेक्टेड हूँ मैं, कि अगर मैं आपसे रोज बात कर रहा हूँ और आपके घर में मेरा आना जाना है, तो मेरे एंट्री डायरेक्ट किचन में मुझे पूछना नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं मिला ही आपसे एक बार हूँ, उसके बाद 2 बार मिल रहा हूँ, तो मेरे को बहुत फॉर्मल होना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा कैसे कनेक्ट बिठाऊं, क्या बात करूंगा, कैसे बोलूंगा। बिल्कुल। तो आप डेली बात कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर वो सम्मिलन में चला गया है। वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं इस चीज को। स्टूडेंट को एग्जाम का अगर चैलेंज आ रहा है, नर्वसनेस है, एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, आंखें बंद करो, सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में जाओ, खुद को एग्जाम देते हुए देखो तुम कॉन्फिडेंट हो, अच्छा एग्जाम कर रहे हो, फ्लॉलेसली लिख पा रहे हो, कोई हैंडराइटिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, स्पेलिंग्स अच्छे से आ रही है, क्वेश्चन पेपर पढ़ के सब कुछ इजीली रिमेंबर हो रहा है, सब कुछ याद कर पा रहे हो। रिपीट दिस इन योर माइंड 5-10 टाइम्स एंड गिव इट अ वर्ड। ओके जब एग्जाम देने जाओ, बैठो, आंखें बंद करो, इंस्टेंटली वर्ड को 4-5 बार रिपीट करो, सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग एवोक हो जाएगी, आप स्ट्रेस से बाहर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे पैटर्न एक्टिवेट होगा, आप करोगे उस काम को, इजीली कर पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। कपल्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप के बेटर करने बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों अलग अलग बैठें, एक दूसरे के बारे में अपने आप को रिसेप्टिव स्टेट में लेके जाएं, एक दूसरे की उन मेमोरीज को याद करें जो पहले अच्छी थी, अब लग रहा है अब नहीं है। एक दूसरे की जो भी इमेज आप जैसी बनाना चाहते हो उसके बारे में सोचें, महसूस करें, अपने अंदर वो फीलिंग्स आने दें, उसको एक वर्ड दें। जब भी अपने पार्टनर से मिलने जाएं, अगर जरा भी लग रहा है कि अब कुछ टाइम हो रहा है, तो सिंपली स्टार्ट रिपीटिंग दैट वर्ड, इट विल स्टार्ट इवोकिंग दोस फीलिंग्स अगेन। वेरी ट्रू। तभी तो आप लव नेम देते हैं एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल देते हैं, सही बात है। हाँ। क्यों देते हैं? बिकॉज वो फीलिंग में वो नाम एसोसिएट है। आप यूज करते हो घर में? मैं तो आई एम सो फुल ऑफ लव, आई एम सो फुल। मुझसे मैं अभी कुछ दिन पहले भी किसी से बात कर रहा था, तो कोई मुझे बोलता है कि आपकी पोइट्री सारी सैड क्यों होती है, दिल टूटा था क्या? मैंने बोला हाँ मेरा दिल टूटा था। तो उसने बोला हाँ तभी तो दिल टूटता है, तभी तो पोइट्री गहरी निकलती है। मैंने बोला दिस इज द आंसर पीपल वांट टू हियर। मैं बोला बट ऐसा है नहीं मेरे साथ, मेरा दिल नहीं टूटता है, मेरा दिल लगता सब जगह है। कहीं ज्यादा जगह तो नहीं लगता। आई एम सो फुल ऑफ लव, आई एम सो फुल ऑफ लव। अभी पोइट्री की आपने बात करी तो अपने टॉपिक पे बाद में आएंगे। फिर एक मुझे भी आज ही पता लगा कि आप एक पोइट भी हैं। तो अच्छा, तो मैं सब तरीके का लिखता हूँ। मेरा जो पर्सनल जॉनरा है वो है रहस्यवाद। मुझे कबीर जैसी चीज़ें पढ़ना लिखना पसंद है। तो यहाँ पे वो सैड वाली शेर व शायरी नहीं सुनाऊंगा मैं, पर मैं अपनी चीज़ से रिलेटेड ही, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ सुनाता हूँ। तो कुछ साल पहले लिखी थी, जब वो ये थी कि साहब तेरी चाकरी बड़ा अनोखा काम, साहब तेरी चाकरी बड़ा अनोखा काम, राम ही राम समाये है, राम ही पाए राम। आय हाय, राम ही राम समाये है, राम ही पाए राम, राम ही पाए राम। क्या बात अब ये सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं राम शब्द जो है वो ईश्वर के लिए यूज होता है। आप उनको दशरथ नंदन मान सकते हैं या आप उनको परमेश्वर मान सकते हैं, कोई भी। तो राम से मेरा मतलब है वो कृष्ण भी हो सकता है आपके लिए, कोई भी हो सकता है वो। राम मतलब ईश्वर। तो अब क्या है इस पे मैं ये कह रहा हूँ, एक वर्ड यूज किया मैंने, चाकरी। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ गोल, आप नौकर नहीं हो, आप चाकर हो। नौकर को सैलरी मिलती है, चाकर को सैलरी नहीं मिलती है। एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है। आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप जो भी गोल के लिए काम कर रहे हो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। जब तक आप वो बन नहीं जाते जो आप अचीव करना चाहते हो, तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर राम को पाना है तो आपको पहले राम बनना पड़ेगा, तब आप राम तत्व को पा सकते हो। वाह, बहुत गहरा है ये तो। यहीं आके फिर मैनिफेस्टेशन आ जाता है कि आप जो अचीव करना चाहते हो, सोचो वो अचीव कर लिया, पहले अंदर से वाइब्रेशन को आने दो, अंदर वो फीलिंग को आने दो, अपने आप अलाइन हो जाओगे। क्या बात, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी कविता है तो मेरे को आज पता लगा। तो जब मैं बहुत रहा हूँ ना, रहस्यवादियों के साथ रहा हूँ, फकीरों के साथ रहा हूँ, ऐसी जोन में बहुत रहा हूँ मैं।
ये तो मैं संसार में हूँ और मुझे मैं ठीक है, ये मेरा अलग एक जोन है। कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट पॉडकास्ट पे ना आप पहले शायरी सुनाना। मैंने बोला दोस्त मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंसान होता हूँ, तो अगर पॉडकास्ट से पहले मैं शायर बन गया तो पॉडकास्ट अफेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो देख लो इतना। पॉडकास्ट के बाद शायरी हो सकती है। बहुत बढ़िया। मुझे ना 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने बहुत लेमन लैंग्वेज में हिप्नोटिज्म को कैसे मुझे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना, जो कि मेरा मेन क्वेश्चन वही था। क्योंकि अगर कोई आर्ट है, कला है, साइंस है, तो अगर मेरी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा रहा या मेरी प्रोडक्टिविटी को, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो अगर वो इंक्रीमेंट नहीं लेके आ रहा, तो फिर वो एक क्या रहेगा, एंटरटेनमेंट रह जाएगा। अब एंटरटेनमेंट नहीं होके मेरे लिए क्या हो गया, तो ये मुझे लगता है ये हर किसी को सीखना चाहिए। तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ड्यूटी सिखाइए ज़्यादा। तो ठीक है, मैं अब वैसे मैं अपने एंड पे सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी विकास भाई ने बोल दिया तो अब और ज़्यादा सिखाएंगे सर। अरे क्या बात मैंने है। इसीलिए ये शेयर किया टेक्निक कि अगर ज़रूरी नहीं है आपको प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट बनना है, लेकिन आप इतना तो कर पाएँ कि आप अपने आप को एक सही स्टेट में ले जाएं। हाँ, ये इतना ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन का लेवल हाई होता जा रहा है, हाँ, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है जो आपने सिखाया अभी, तो अगर मैं डेली भी कर लेता हूँ तो मेरे लिए तो डीप रिलैक्सेशन है और मैं अपने ब्रेन में से नेगेटिव थॉट्स निकाल रहा हूँ और मैं प्रोडक्टिव हूँ विद बिल्कुल सही। दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आपके हम उस टॉपिक पे चलेंगे जिसके लिए बहुत आप फेमस भी हैं, इतनी जगह आप इतने शोज पे भी गए हैं, मेंटलिज्म। ठीक है, वैसे भी आप फ्यूजन है दो चीज़ों का, हिप्नोटिज्म का और मेंटलिज्म का। तो मेंटलिज्म में आप कैसे आए और एग्जैक्टली क्या है ये, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम हिप्नोटिज्म? तो हिप्नोटिज्म तो हमने समझा कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें सब्जेक्ट को अल्फा थीटा में ले जाना होता है, बातों के जरिए, इमेजिनेशन के जरिए, कंडीशनिंग के जरिए, और वहाँ जाके हम उसके अंदर इमोशंस इवोक करते हैं ताकि उसकी रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। मेंटलिज्म है परफॉर्मिंग आर्ट। ओके। मेंटलिज्म का जो कनेक्शन है वो है साइकोलॉजी, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, इस तरीके की प्रेजेंटेशंस पे बेस्ड मेंटलिज्म के एक्ट्स होते हैं। और मेंटलिज्म के ये जो एक्ट्स हैं इनको हम साइंटिफिक टर्म्स के साथ उनके साथ थोड़ा सा एम्पावर्ड करते हैं, ओके। उसको लॉजिकली समझाने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये मैजिक की तरह ही ट्रिक्स होती हैं। ओके। अब पहले मैं मेंटलिज्म करता था, मैं अभी भी मेंटलिज्म करता हूँ, पहले मैजिक शोज भी करता था, पर मुझे ये लगने लगा कि ये इतना पावरफुल टूल है कि आप इससे भी किसी के अंदर ट्रांस क्रिएट कर सकते हो, इससे भी किसी के अंदर इमोशंस इवोक कर सकते हो। जब आप इतना कर ही पा रहे हो तो आप मेंटलिज्म को यूज क्यों नहीं करते हिप्नोसिस के साथ? तो मैंने मेंटलिज्म की ट्रिक्स को हिप्नोसिस के साथ यूज करना स्टार्ट किया। वाओ। तो इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिले। दैट्स अ स्मार्ट मूव। और जब मैंने देखा तो लोग सालों से ये कर रहे हैं, हजारों सालों से कर रहे हैं। देखो, एक बाबा जी ऐसे हवा में हाथ उठाते हैं और ऐसे राख दे देते हैं, और वो आदमी जो बाबा जी पे अंधश्रद्धा रखता है उसके लिए वो राख साक्षात स्वर्ग से आई है और वो उसकी सारी बीमारियां ठीक कर देगी। लोग ठीक होते हैं। हम जैसे लोग उसको प्लेसिबो कहते हैं, लेकिन वो लोग उसको आस्था, श्रद्धा, ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं। अब बाबा जी ने क्या किया, अपना ऑरा, ईश्वर का ऑरा, जो बाबा जी के साथ एसोसिएटेड होके वो बैठे हैं वहां पे, कि मेरे ऊपर साक्षात इनकी कृपा है, हनुमान जी की या शिव जी की या शनि महाराज की, तो लोग वो इतनी बड़ी पावर जिससे वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हैं, क्योंकि वो उनके इन्स एंड आउट्स उनके बारे में जानते हैं, उनकी इमेजिनेशन कर चुके हैं, उनका मंत्र चैंट कर चुके हैं। आज हनुमान जी के बारे में हर हिंदू बच्चा जानता है ना, इनफैक्ट हर बच्चा जानता है, हिंदू मुस्लिम नहीं बता, हर कोई जानता ही है कि उनके बारे में कहानियां है ना। अब ऐसे में कोई आके बोले कि मैं हनुमान जी की पिछले 15 साल से साधना कर रहा हूँ, तो आपको इंस्टेंटली लगेगा कि हनुमान जी की शक्ति इस आदमी के साथ अलाइन है। अब हनुमान जी को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, पर एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। अब वो आदमी, आपको हिप्नोटाइज करने की जरूरत ही नहीं है उसको, आप ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हो, क्योंकि आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हो, सरेंडर हो गए हो आप, सरेंडर हो गए हो। अब वो आप उसको बोलते हो मेरे को ये दिक्कत है, वो कहता है ये जाओ ये राख खा लेना, इससे तुम ठीक हो जाओगे, इसका टीका लगाना है, बबूती खानी है, ये धोने की बबूती है या जो भी है, लोग ठीक हो जाते हैं। 10 लोग ठीक भी होते हैं, 10 लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन जो 10 लोग ठीक होते हैं वो इस बात की सनद हैं कि हम ठीक हुए हैं भाई इस चीज से। फिर आपके पास एक ही चारा बचता है ये मानने के सिवाय कि हाँ भाई बाबा जी में शक्ति है।
और बाबा जी बड़ी स्मार्टली ये कहते हैं नहीं नहीं हनुमान जी में शक्ति है, लेकिन ये सारा फल भोग कौन रहा है? हेलीकॉप्टर में कौन चल रहा है फिर? तो वो है। तो मैंने ये समझा कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मेंटलिज्म की ट्रिक्स को यूज करके लोगों को हील कर रहा हूँ, मैं नया नहीं कर रहा हूँ। मैं बस थोड़ा इंग्लिश में फैंसी बातें बोल के हिप्नोथेरेपी के एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह कर रहा हूँ। उनका तो हिप्नोसिस इतना स्ट्रांग है, उन्होंने ऐसे आंखों में देखा और बोला जाओ हो जाएगा, वो हो जाता है क्योंकि सामने वाला इतना ज्यादा सरेंडर है पूरी तरह। तो पूरी तरह से ये जो जाओ हो जाएगा है ना, ये मैं अभी हम बात कर रहे थे बाहर भी, देयर इज समथिंग कॉल्ड मोहिनी विज्ञान। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, पर मोहिनी विज्ञान एक्चुअली यही है कि आप वो ऑरा कैसे एक्टिवेट करते हो कि आपने अगर आपके सामने अगर देश का प्रधानमंत्री भी खड़ा है तो उसको आपकी प्रेजेंस महसूस हो, ना कि आपको उसकी। आपने कुछ लोग देखे होंगे, उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि वो कहीं खड़े होते हैं तो कुछ अजीब सी वाइब होती है रूम में। बिल्कुल। अभी यहाँ से अगर 100 लोग भी अंदर आ जाएं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, और सडनली हमें पता चले मोदी जी अंदर आ रहे हैं तो आपको अचानक से एक वाइब महसूस होगी। वो उनकी वाइब नहीं है, वो जो पिछले 14-15 साल से हम टीवी में देख के, खबरों में सुन के, न्यूज में इधर उधर पढ़ के, सोशल मीडिया पे देख के, वो होता है ना अचानक से एक शेर की फोटो आती है, फिर मोदी जी की आती है, फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है लाउड सा, वो ऑरा वैसा क्रिएट एसोसिएट हो गया उनके साथ। एसोसिएट हो गया। इनफैक्ट मैं सूरत गया था, बड़ा एक स्मार्ट चीज मैंने देखी कि मोदी जी ने जितने नोटबंदी के बाद जितने नोट लॉन्च किए थे, उन्होंने हर कलर का एक उन्होंने वेस्ट कोट पहना हुआ था उसमें। हाँ तो ऐसा था बीच में। हाँ मैं सूरत गया था एक इवेंट के लिए, तो वहां मैंने देखा था, वहां चल रहा था सामने स्क्रीन पे। तो माय पॉइंट इज कि ऑरा अगर आपने बना लिया, उसके बाद आप ट्रिक ना भी करोगे ना तो भी वो काम करेगा। लेकिन अगर आपने ट्रिक कर दी, क्योंकि हम इंसानों के मूलभूत इमोशंस में से एक इमोशन है वी नीड हेल्प फ्रॉम द डिवाइन। हमें इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि देयर इज अ डिवाइन जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है और वो सबकी हेल्प करता है। तो जब भी कुछ ना मिले तो प्रार्थना करो, प्रार्थना काम नहीं कर रही तो सब्र करो, सब्र काम नहीं कर रहा, आएगा एक दिन, आएगा एक दिन आएगा। कुछ नहीं हो रहा, पूर्व जन्मों के कर्म हैं, भोगो, पर इससे मुक्त हो जाओगे फिर आएगा। अल्टीमेटली यही कर रहे हैं हम। यस, वी आर ट्रेन टू सीक हेल्प फ्रॉम डिवाइन। वो बाबा ने जब ट्रिक करी, वो डिवाइन हेल्प है। तो मैंने यही चीज को एथिकली करता हूं। आई एम यूजिंग ट्रिक्स, बट वो ट्रिक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होती है। इंटरेस्टिंग। मतलब वो एक खाली आर्ट फॉर्म नहीं है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। यस, वाओ, वंडरफुल। तो हम इसका एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। यू वांट टू सी समथिंग? अरे व्हाई नॉट सर, मैं तो वेट कर रहा हूं। डू यू हैव अ हैंकी? यस। ओके, नाउ लुक एट दिस। ओके, मेरी तरफ देखिए। ओके, क्लोज योर आइज। इमेजिन कीजिए कि ये चेयर आपकी एक टाइम मशीन है और आपको पास्ट में लेके जा रही है, और एक ऐसी सिचुएशन में जाइए जहां पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। थिंक अबाउट दैट पर्सन, उसका नाम अपने माइंड में रिपीट कीजिए, एंड नाउ सी दैट फीलिंग, एंड नाउ ओपन योर आइज। ओके, कुछ पास्ट पेनफुल मेमोरीज जो होती हैं वो हमारे दिमाग में एक ऐसे नॉट की तरह होती हैं, राइट? कई बार वो रिलेशन में भी आ जाते हैं। हम उनको जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं, जितना दूर करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा वो फीलिंग टाइट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट? नाउ ओके, इमेजिन कीजिए कि ये जो नॉट है ये वो पास्ट की पेनफुल मेमोरी है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि ब्रेकअप इतनी पेनफुल मेमोरी होगी आपके लिए, बट मैं अगर हम ऐसा बोलें कि ये पास्ट एक पेनफुल मेमोरी है आपकी, तो कैन यू फील दिस नॉट? यस, राइट। अब देखिए, ये सेम चीज हम रिलेशनशिप में कई बार करते हैं कि हम ना चाहते हुए भी एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं रिलेशनशिप के, या कोई पास्ट का एक ट्रॉमा या कोई एक ऐसी चीज हमें हिट कर जाती है कि हम उससे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना टाइट होती है। जैसे ये डबल नॉट, अगर मैं इसको जितना खींचूंगा ये शायद आपका रुमाल फट जाएगा, पर ये नॉट खींचने से तो नहीं जाएगी, राइट? नाउ
अब यहाँ पे आता है मेंटलिज्म का यूज जो मैं करता हूँ ट्रिक्स के साथ. कैन यू फील दिस नॉट? यस. राइट. ओके. होल्ड दिस हैंक इन योर हैंड लाइक दिस, लाइक मेक अ फिस्ट. ओके, हाथ को सामने ऐसे ले आइए. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट कोई ऐसा ब्लॉक या कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है. वो कोई इमोशन हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई नेगेटिव या कोई ऐसा आपका अपना ट्रेट हो सकता है जो आपको लगता है ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए. थिंक अबाउट दैट. करेक्ट. ओके. इमेजिन कीजिए कि वो फीलिंग जो है ना वो इस वक्त आपके शोल्डर में है. गिव इट अ कलर. वो इमोशन को एक कलर दीजिए. वो कुछ भी हो सकता है, उसको एक कलर दीजिए. वो आपके शोल्डर में है. जैसे वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है वैसे इस वक्त आपका शोल्डर यहाँ पे स्टक है. इमेजिन कीजिए, फील कीजिए आपका शोल्डर यहाँ पे स्टक है, लॉक है. आप इसको ना ऊपर कर पा रहे हो ना नीचे कर पा रहे हो. इनफैक्ट आप इसको जितना नीचे करने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है. ट्राई टू पुश योर शोल्डर डाउन. यू विल फाइंड इट इज heavy, difficult and stuck. It's completely locked. More you push it down, it will be pushed back. Right. और अब इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, पास्ट में जाइए और अपने फर्स्ट लव के बारे में सोचिए. बिकॉज ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक इज अ नेगेटिव थिंग एंड लव इज अ पॉजिटिव इमोशन. थिंक अबाउट योर फर्स्ट लव. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर फर्स्ट लव, वो फीलिंग्स को अपने मन में लाइए कि उस वक्त क्या फीलिंग्स इवोक होती थी जब आप अपने फर्स्ट लव के साथ होते थे, या किस तरीके की वो फीलिंग थी, क्या इमोशंस होते थे. एंड नाउ ऐड सम कॉन्फिडेंस. थिंक अबाउट सम कॉन्फिडेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ. जब आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, कुछ कॉन्फिडेंट चीज़ें की हैं, अच्छा कोई गोल क्रैक किया है, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनीथिंग. नाउ ऐड सम सेल्फ लव. वो सब चीज़ें जो आप अपने लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं. एंड नाउ इमेजिन कीजिए कि आसमान से एक डिवाइन हेल्प आ रही है. देयर इज अ ब्राइट लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड इट्स एंटरिंग थ्रू योर स्कैल्प एंड इट्स एंटरिंग योर बॉडी. एंड नाउ ये सारी चीज़ें, योर फर्स्ट लव, योर सेल्फ लव, योर कॉन्फिडेंस एंड द हेल्प फ्रॉम डिवाइन इज नाउ इज अ मिक्स. ये सारी these feelings are mixed now, and these emotions are traveling towards your shoulder. एंड जैसे जैसे ये इमोशंस आपके शोल्डर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, यू विल फील कि वो ब्लॉक डिसॉल्व हो रहा है. और जैसे जैसे वो ब्लॉक डिसॉल्व हो रहा है, यू विल फील योर शोल्डर मसल्स आर बिकमिंग रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड. दैट्स राइट. एंड योर शोल्डर इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड. और जैसे जैसे आपका शोल्डर नीचे आ रहा है, यू कैन फील कि वहाँ पे जो वो एक डार्क इमोशन था, जो ब्लॉक था, वो रिमूव हो गया. एंड नाउ योर बॉडी इज वाइब्रेटिंग ऑन लव, सेल्फ लव एंड डिवाइन एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस. दैट्स राइट. That's right. And now you're feeling very relaxed. At the same time, you're feeling very fresh, very cleansed, very energetic. And now on my count of 3, you can open your eyes. 1, 2, 3, open your eyes. Okay, तो हमने अभी एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन किया, राइट? अब इस क्विक डेमोन्स्ट्रेशन में हमने एक इमोशन को क्रिएट किया और फिर उसके बाद कोई भी नेगेटिव इमोशन होता है उसमें हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं. पहला, हमारे ही रिसोर्सेज जो पास्ट में हमने अचीव किए होते हैं. अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने से कोई चीज़ रोक रही है तो पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन आई होती है जिनसे वो आगे बढ़ चुका होता है. तो पास्ट के रिसोर्सेज हमें यूज़ करने होते हैं. दूसरा, लव इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन. कई बार आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते बट अपने लव्ड वंस के लिए बहुत कुछ कर जाते हो. इनफैक्ट इतना कुछ कर जाते हो जो आप भी नहीं सोच सकते कि आपने किया होगा या कर सकते हो. एंड थर्ड आता है हेल्प फ्रॉम द डिवाइन. राइट. तो दैट डिवाइन सोर्स इज वर्किंग. अभी ये तीनों चीजें मिलके हमने उनको चैनलाइज किया और उस एक इमोशन को रिलीज कर दिया. ये है एक्चुअल सेशन जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया. नाउ व्हेन दैट ब्लॉक वाज बीइंग रिमूव्ड, जब वो ब्लॉक हट रहा था, आपके हाथ में ये रुमाल था और इसमें एक गांठ थी जिसको हम खोल नहीं सकते थे. वो ब्लॉक भी पूरी तरह से रिमूव हो चुका है. इस बात की गारंटी है ये रुमाल. इसमें गांठ नहीं है. खोल के देखिए. ओ भाई है इसमें. Give it to me. See, it's almost done. Done. अच्छा. Almost done. Oh.
गजब। हाँ एकदम एंड पे थी ये। And you were holding it in your hand. Yes. Throughout. ये क्या था? So this is how ये trick part है. इसके पहले पूरा थेरेपी पार्ट था. थेरेपी पार्ट इज कम्प्लीटली नहीं तो इसमें ट्रिक मतलब थोड़ा सा अगर आप बता सको मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको रिवील करो। अगर आप ये पर्टिकुलर ट्रिक या ये मेथड सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक कोर्स खरीदना होगा जिसके अंदर मैंने ये सिखाया है। थैंक यू फॉर सेलिंग। पर मैं आपको बताऊं विकास भाई, मेरे पास ना थाईलैंड से एक कॉल आया, बैंकॉक से कुछ लगभग 5-6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले। तो वहाँ से एक लड़की की आवाज़ थी, एक लेडी की आवाज़ थी। उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच, मैंने आपका कोर्स परचेज किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिक। क्योंकि ये अकेली ट्रिक को, उसने बोला मैं ये सिंगल ट्रिक को एक पूरी थेरेपी की तरह यूज़ कर रही हूँ। मतलब दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। मैं अभी तक लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, गांठ मेरे सामने लगी थी, ये एकदम एंड पे आकर इतना अपने आप कैसे खुल गया। मतलब मैं मैं चकरा गया हूँ, थोड़ा सा चकरा गया हूँ। बस ऐसे है, बाबा जी में आस्था रखो, सब होता है, आस्था पे सवाल नहीं करते। तो रविंद्र बाबा जी पे आस्था रखे, ठीक है। बाय द वे, when I ask you to think about your first love and when I ask you to think about your heartbreak, so I could feel there were two different names. Yeah. There were two different names. मतलब जो जिससे जो प्यार है उस दिल किसी और ने तोड़ा है, प्यार किसी और से। मतलब ये क्या ये two different names? How come these two different names? एक्चुअली मैं जो मेरा फर्स्ट लव है, मेरे लिए आज भी लव वही है। तो बीच में जो एक ट्रांस ऐसा आया था जब हम मेरे साथ तो मेरी उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक बीच में आया था जब मुझे लगा कि नहीं मेरा लव नहीं था, तो मैं किसी और के साथ हम रिलेशनशिप में था। आज मैं मानता हूँ इन्फेचुएशन होगा, लेकिन हाँ वो ब्रेकअप बहुत थोड़ा सा हार्श था, बहुत हार्श ब्रेकअप था। अच्छा अच्छा, you want me to reveal any of these two names? हाँ we can. Okay, so विकास भाई, think about your first love. Now वो नाम बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। Give me your hand and just say that name again and again. Say the first letter. First letter I can sense is M. Oh bhai. just look at me. Say the last letter. It's A. That's a very wonderful name. Okay. आप अभी भी टच में हैं मेगा से? नहीं अभी टच में तो नहीं, लेकिन कसम भाई। Okay, that's superb. But this is, you know, the beauty is कि आपने जो स्टोरी बताई कि आपको समझ में आया कि क्या रियल था क्या फेक था। तो थिंक अबाउट दैट नेगेटिव इमोशन, मतलब जो आपने बताया कि हार्ट ब्रेक थोड़ा सा हार्श था। थिंक अबाउट दैट नेम, बिकॉज जब मैं आपको वो सेशन करने के लिए मैंने बोला, जब मैं आपको बोला कि गो बैक इन योर पास्ट, एंड आई कुड सेंस इंस्टेंटली, आई कुड सेंस देयर वाज समथिंग। What is the name? Deepa. Oof. Kasam. And that is really unbelievable. बिल्कुल unbelievable. I know that's unbelievable. I know. आपके घर वाले तो थोड़े से आपसे दुखी होंगे ना इस बात से? नहीं, कोई दुखी नहीं है मुझसे। नहीं इस बात से तो होंगे वो। ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि ये ऐसा, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आर्ट फॉर्म, इट्स अ वेरी वंडरफुल, दैट इज इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग। मतलब मैं एक बार तो स्पीचलेस हूँ इस बारे में, लॉजिक पे तो बाद में समझेंगे क्या है, लेकिन एक बार स्पीचलेस, दैट इज रियली। जो आप मेरे को, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि इससे मेरा आप पे जो ट्रस्ट है वो अनबीटेबल है। तो अब आपके इसके बाद मुझे कुछ भी आप मुझे बोल रहे हो, तो जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे, तो उसके बाद मैं सरेंडर हो जाऊंगा
और फिर वो इफेक्ट, जिसको आप फैंसी नेम प्लेसिबो बोल दो, जिसको आप शास्त्रों का नाम मोहिनी बोल दो, तो वो काम करेगा ही करेगा। एंड अगर इसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने पेन एरियाज को दूर करने के लिए, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए, जितनी बढ़िया आपने शायरी बताई, तो राम में रम जाओ वाला जो, तो वो दैट इज सुपर्ब, वंडरफुल। और ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। आप देखिए कि किसी को भी मैनिपुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप उसकी इनसिक्योरिटी को समझ जाओ कि वो किन किन चीज़ों से उसके इमोशंस इवोक होते हैं, और आप उसी इमोशंस को फीड करने लग जाओ जो आपको चीज़ सेल करनी है। जो आजकल हो रहा है। ओके। आपको धर्म सेल करना है, आप धर्म सेल कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपको एजुकेशन सेल करनी है, एजुकेशन सेल कर सकते हो। मतलब फेयरनेस क्रीम बेचने से पहले ये एहसास कराना पड़ेगा ना कि काला होना कितनी बुरी बात है, राइट? फिर ये भी बताना पड़ेगा कि मर्द हो या औरत हो, तो मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम लगाओ। हाँ, ये आजकल नया फंडा चला है, राइट? बिल्कुल। तो ये सब बताना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ें काम करेंगी। इमेज क्रिएट की जाती है। तो जब मैं मेघा और दीपा बताऊंगा, तभी तो आपको लगेगा कि मैं आपके माइंड को अच्छे से जानता हूँ। तो फिर मैं वो भी जानता हूँ जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं, तो मैं ये भी जानता हूँ फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे होंगे, फिर मैं ये भी बता पाऊँ। फिर आप मेरे पास आस लेके आओगे, कहोगे गुरुजी मेरे को ये बताओ कि ये सब तो हुआ है, हाँ उस लड़की ने दिल भी तोड़ा है मेरा, हाँ ये भी है, ये भी है, अब ये बताओ मैं आगे क्या करूँ, ये समस्या आ रही है। फिर मैं आपको बोलूँगा एक काम करो, भगवान का नाम लो, सुबह शाम ये एक माला ये जाप करो, महीने में एक हवन कराओ, 5 बार धाम पे आओ, 10 बार यहाँ पे जाओ, एक तीर्थ करो, एक यात्रा करो। काम आपकी आस्था से होना है, काम आपका और ईश्वर के बीच का कनेक्शन करेगा, काम आपका एफर्ट करेगा। लेकिन उस सूत्रधार पर विश्वास होना जरूरी है। सूत्रधार पर विश्वास होना जरूरी है, इसलिए सूत्रधारों को ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। तो ये टेक्निक अगर हमें सीखनी हो या किसी को सीखनी हो, तो आप सिखाते भी हैं? सिखाता हूँ। ओके। जो अभी हमने एक्चुअल जो चीज़ें हमने परफॉर्म की हैं, ये एडवांस कोर्स का पार्ट है। ये मैं सिर्फ 1-on-1 मेंटोरशिप में सिखाता हूँ। वैसे मेंटलिज्म क्या है, कैसे काम करता है, इसके कुछ बेसिक ट्रिक्स कैसे होते हैं, आप जो वीडियोस में देखते हैं फैंसी ट्रिक्स, वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, ये आप कोई भी सीख सकता है। मेरा कोर्स है कुछ 1156 रुपये का कोर्स है, एनीबॉडी कैन गो एंड। एक बहुत पर्सनल सवाल है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने पूछा भी होगा, क्या आपने जैसे हिप्नोटिज्म सीख लिया, मेंटलिज्म आप करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल तो नहीं बोलूँगा, पर्सनल लाइफ में क्या ये पेन भी क्रिएट करता है? कई बार आप अननोइंगली भी ट्रिक यूज कर लेते हो? नहीं करता है, क्योंकि नहीं, आप जजमेंटल नहीं हो जाते फिर आप लोग? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स हैं सर। यू कैन नॉट गो एंड रीड समवन्स माइंड फॉर रियल। आपको अंदाजा होता है 90% सब कुछ। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही जजमेंट से बाहर निकालते हो। वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग आज अभी होओपोनोपोनो के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, हाँ, राइट? मुझे होओपोनोपोनो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसका आधार ही ये है कि मेरे से गलती हुई है, मैं गिल्ट में हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर आप उसको सही अप्रोच देना चाहते हो और सही तरीके से बताना चाहते हो, तो आपको उसका नज़रिया बदलना पड़ेगा, जाविया बदलना पड़ेगा। जाविया ये कहता है कि डियर डिवाइन, मुझे नहीं पता ये चैलेंज कहाँ से आया है। ओके, अगर ये कहीं से भी आया है, ये मेरी वजह से भी आया है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब लोग ये चीज़ समझे बिना सिर्फ बैठ के 15 मिनट ये बोलना है, 100 बार ये होपोनोपोनो प्रेयर करो, इसीलिए लोगों को उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है। जिनको ये क्रक्स समझ में आ गया तो ये काम कर रहा है। अब आपको इसके लिए होपोनोपोनो इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं है। क्या हमें बचपन में कहा नहीं गया कि भगवान से 2-3 चीज़ें ही मांगनी होती है? भगवान मुझे माफ़ करना जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आगे का मुझे रास्ता दिखाना, बस ए मालिक तेरे बच्चे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी से जिए बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। यही होपोनोपोनो है। आपने बात तो बहुत सरल भाषा में कही। मुझे इसके वैलिडेशन इसलिए लगता है, एक तो इंडियन कल्चर में क्या हम बाहर से जब चीज़ें घूम के आती है ना, हम बहुत एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही है, हमारी मतलब पिछले अगर मैं 300-400-500 सालों में देखें तो हमने क्या ही इन्वेंट कर लिया, क्या ही रिसर्च कर ली। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे होपोनोपोनो, शायद वो यहीं से लेके गया होगा। जैसे टोनी रॉबिन्स के लिए बोलते हैं कि वो गायत्री मंत्र चलाते हैं अपने, तो उन्होंने उस पर रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दे दिया, हम शायद उसको दे ही नहीं पाए।
तो शायद हो सकता है आप कुछ दे जाएं, हो सकता है मैं कुछ दे जाऊं, ऐसा कि हम कुछ डॉक्यूमेंट ये वही डिफरेंस आ गया ना कि आपने समझ लिया, अब आप कुछ भी सेल कर सकते हो। हाँ, एग्रीड। मेन बात है मैं देखता हूँ कि ऐसा मैं होपोनोपोनो के बारे में बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन उसकी पैकिंग उसको इस तरीके से रैप किया जाता है। और एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। अगर आप उसको इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करोगे ना, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और वैल्यू नहीं करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका ये ट्रिक इमोशन ही तो इवोक कर रही है ना। एग्रीड, बिल्कुल। जितना बड़ा इमोशन मैं इवोक कर पाऊंगा उतना स्ट्रांगली वो आपके लिए काम करेगा। तो मुझे होपोनोपोनो से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ना अगर, तो आपके लिए वो साइंस को सही तरह से प्रेजेंट कर दो। यस, और आप भी डीप स्टडी करो। बहुत कम लोग कर रहे हैं उसकी साइंस। जैसे डॉक्टर अमित कुमार, उनकी वाइफ हैं आद्या कुमार, वो बात करते हैं इनके बारे में, अमित भाई बात करते हैं, और 2-3 और लोग हैं। आपने भी इस बारे में, आप NLP या उसके बारे में मोस्टली बात करते हैं। नॉर्मली मैं नॉर्मली मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी मिथ्स हैं उनको ब्रेक किया जाए। उनको साइंटिफिकली आप समझ लो। साइंस को मैं सुपीरियर नहीं मान रहा, एक जरिया मानता हूँ ताकि आपका विश्वास बने इस पे, बस वो जरिया है, सुपीरियर नहीं है साइंस। तो आप अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला है तो एवरीथिंग कैन बी प्रूव, यू कैन प्रूव एनीथिंग, राइट। वो एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर वो समझ में आ गया तो फिर उसका प्रैक्टिशनर है उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपने मेरे से मेंटलिज्म की बात करी थी और हिप्नोटिज्म में एक आपने वर्ड यूज किया था इमेजिनेशन, जिसका हम एक प्राइवेट है विजुअलाइजेशन। और अगर आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच में या वीडियो के किसी में कमेंट में पढ़ेंगे ना, तो विजुअलाइजेशन, ये मैंने भी बहुत फील किया है। मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, कमेंट्स भरा पड़ा रहता है कि विजुअलाइजेशन नहीं होता है। दो कारण मैं मानता हूँ। एक तो क्योंकि हमने एक तो विजुअलाइजेशन को गलत तरीके से, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने गलत तरीके से इसको बता दिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मुझे लगता है कि वो उतना तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि शायद मुझे सच में ही नहीं पता इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर आप आए तो हम इसका फायदा उठा लें थोड़ा सा। ओके, इस लाइट को देखिए, पलके कम झपकाइए, क्लोज योर आइज। आफ्टर इमेज देखी, ओपन योर आइज, मेरी तरफ देखिए। ये सबसे आसान तरीका है। विजुअलाइजेशन को लोग मोस्टली समझते हैं कि सिनेमा की तरह एक स्क्रीन चलेगी अंदर। हाँ, ऐसे बताया गया। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में ये फर्क मानते हैं लोग। इमेजिन करो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हो, आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। विजुअलाइज करो यहाँ पे सर्कल है, तब आपको एक विजुअल रेफरेंस चाहिए, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन की सबसे आसान प्रैक्टिस जो है वो है, लाइट बल्ब को देखो, आंखें बंद करो और देखो कितने सेकंड तक आफ्टर इमेज को होल्ड कर पा रहे हो। ये नया है मेरे लिए। जब आप उसकी आफ्टर इमेज को लंबे टाइम तक होल्ड करोगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, तो आपकी विजुअलाइजेशन बढ़ रही है। फिर लाइट सोर्स से हटके ओपेक चीज़ों को देखो, फिर देखो इस हाथ को, इसकी इमेज को आंखों से, आंखें बंद, ऐसे देखा, आंखें बंद की, नहीं दिख रही हैं, आंखें खोली, आंखें बंद की, आंखें खोली, आंखें बंद की। धीरे धीरे इसकी आफ्टर इमेज भी अंदर होल्ड होने लगेगी। ट्रू। कलरफुल चीज़ों की इमेज आप अंदर होल्ड करने लगो। सन, जैसे अगर आप लाइट को, हाथ को यहाँ ले आओगे लाइट के सामने ऐसे, और अब जब इसकी देखोगे इमेज तो इसकी शैडो आपकी आंखों पर दिखाई देगी। तो विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है, अंदर इमेजेस क्रिएट करना स्टार्ट करो, आपका बैंक बढ़ा लो। यस, ओके, दैट्स सो इजी एक्चुअली। हाँ, और इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में एक जो थिन लाइन का डिफरेंस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आया। तो बातें तो बहुत सारी करनी है, और उसके लिए मुझे लगता है दोबारा मिलना पड़ेगा। मिलेंगे, और अपनी बात भी हो रही थी कि इस बहाने मिलते रहेंगे जी क्योंकि एक अपना टॉपिक है SRTM, राइट, तो उस पर हमें डिस्कशन करना है। उसको लेकर मेरा भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं सवाल उस तरह के पूछ सकूं। आराम से। लेकिन आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी उसको आपने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में जो इजीली हमें प्रैक्टिस भी करवाई है ना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अगर आप भी हिप्नोटिज्म को समझना चाहते हैं, इसको रियल लाइफ में यूज करना चाहते हैं और मेंटलिज्म को इंटरेस्टिंगली फॉलो करना चाहते हैं, तो आप रविंदर सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर,
और उनको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि हम बात करते हैं पीक परफॉर्मेंस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।